ठीक है जी, नाउ लेट्स स्टार्ट कैश फ्लो। IAS 7 इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 2 है और इसका प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो भी 2 है। इसका मतलब क्या है, इसमें से मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है कैश फ्लो में से। और प्रोफिशिएंसी लेवल 2 इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, हमें इसका एक्सपर्ट होना चाहिए। कैश फ्लो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि आपको कैश फ्लो जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनीज की हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने कैश फ्लो को लेके चलना है। हमें पता है कि जी हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 5 तरह की होती हैं। एक हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कह देते हैं। कैश फ्लोज है, इक्विटी है और नॉन टू अकाउंट है। अगर हमने कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होती है तो ये पांचों कर रहे होते हैं। ये जो है ये कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताता है। ये जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है। ये कंपनी के इक्विटी में चेंजेस के बारे में बताता है, और जो इनके अंदर पॉलिसीज वगैरह होती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो नोट्स में होती है। कैश फ्लो क्या करता है, कैश फ्लो हमारा रिकंसाइल करता है कि हमारा कंपनी में प्रॉफिट कितना है और हमारे पास कैश कितना मूवमेंट है। वो कैश की मूवमेंट जो है वो हमें बता रहा होता है। हमने ये देखना है, हमारे सिलेबस में एक ये है और दूसरी हमारे सिलेबस में ये है। ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी FA1 का सिलेबस का पार्ट है। कैश फ्लो को शुरू करते हैं, लेकिन कैश फ्लो को शुरू करने से पहले एक अप्रोच है जिसके तहत मैं आपको लेके चलूंगा। अक्सर क्या होता है, अक्सर इसका आप लोगों को, आपने जहां से भी पढ़ा होगा, आपको वेरी फर्स्ट एक फॉर्मेट दिया जाता है तो कहता है ये फॉर्मेट पकड़ लें, इसको रट्टा मार लें, आपका कैश फ्लो हो जाएगा। मैं इस अप्रोच के थोड़ा सा अगेंस्ट चलूंगा। मैं आपको हर चीज का कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको साबित करूंगा कि आपने किस तरह से इस टॉपिक में से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। आप इस टॉपिक में से मैक्सिमम मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। और चूंकि ग्रेड 1 में है तो ग्रेड 1 में से या तो वो आपसे कैश फ्लो पूछेगा या वो आपसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा। माइट भी वो एनपीओ का कैश फ्लो भी पूछ सकता है, एग्जामिनर यहाँ पे भी जा सकता है, बिकॉज ग्रेड 1 में ये भी बड़ा टॉपिक है और ये भी टॉपिक बड़ा है। तो चांसेस हैं या तो वो ये पूछ सकता है या तो वो ये पूछ सकता है। अगर एग्जामिनर लिटल हुआ तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो आपसे पूछ लेगा। ये हम इसकी वहां पे जाके बात करेंगे। मैं आपको इसके पहले कंसेप्ट्स पे लेकर चलता हूँ। कंसेप्ट्स के साथ साथ मैं आपके साथ एक पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करता जाऊंगा, और एंड पे फॉर्मेट जो होगा वो आप लोग खुद बना लीजिएगा। आप खुद बताइएगा कि फॉर्मेट आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ, उसका फैसला आपने खुद करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश होता क्या है, कैश फ्लोज में हमने देखने क्या है। हमने कैश फ्लो में देखना होता है एक्चुअल में हमारे बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमने उसको देखना होता है। अब इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता, बल्कि आपको इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको इस टॉपिक में से MCQs भी आ सकता है। बोथ ऑफ थिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आपका ये टॉपिक न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरेटिकली प्रिपेयर होना चाहिए, और थ्योरी इसकी बहुत ज्यादा आसान होती है। अब यहाँ पे कैश इनफ्लो लिखा है। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कैश कहाँ से आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैश की इंटरेस्ट कहाँ से हो रही है, उसकी बात हो रही है। तो आप कैश में सेल्स करते हैं, आपका कैश इनफ्लो है। आप कस्टमर से कैश लेके आते हैं, कैश इनफ्लो है। आप एसेट्स बेचते हैं, कैश मिलता है, इनफ्लो है। आपके शेयर्स आप इशू करते हैं, आपका कैश इनफ्लो है। आपको लोन मिलता है, आपका कैश इनफ्लो है। तो आपके पास मल्टीपल इनफ्लोस के रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में। सिमिलरली कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है। तो हमने यहाँ पर देखना है बिजनेस में पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ से, हमने उस चीज को देखना है। और कैश जाता कहाँ से है, आप पेमेंट्स कर रहे हैं, आपने परचेजेस की, नॉन करंट एसेट्स की, आपने सप्लायर्स को पेमेंट की है, आप शेयर्स रीपरचेज कर रहे हो, आप लोन के रीपेमेंट कर रहे हो, आप एक्सपेंसेस की रीपेमेंट्स कर रहे हो। इनसे आपके बिजनेस में से कैश जा रहा होता है। तो हमने देखना है कि हमारे बिजनेस में कैश आया कितना और हमारा बिजनेस में कैश गया कितना, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे देखना होता है। और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि वो तमाम चीजें जो कैश हैं यहाँ रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, कैश इन बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, या हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जिनकी मेच्योरिटी जो है वो 3 मंथ से कम हो, या जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। ओवरड्राफ्ट जो होते हैं वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आते हैं।
हमने क्या करना होता है, हमने एक्चुअल में देखना होता है इस कैश फ्लो में। हमने देखना है कि जब हमारा साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2022 को, 2022 को मेरे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, मैंने वो देखना है। और 31 दिसंबर 2022 को मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मैंने ये देखना है। और मैंने देखना है कि यहाँ से यहाँ पे कितना इंक्रीज है, कितना डिक्रीज आया है, वो मैंने बताना है कि इतना मेरा इनफ्लो हुआ है, इतना मेरा आउटफ्लो हुआ है। एक्चुअल में हमने ये चीज जो है इसको डिटरमिन करना है, ये हमने कैलकुलेट करना सीखनी है। इसको हम लेके चलते हैं। हमारे पास जो है, अगर आप देखें ना, अगर आप हमारे कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज वो 3 होती हैं नॉर्मली। एक हमारे पास जो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, डिटेल में बात करूंगा अभी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, डिटेल में बात करूंगा। और देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, उसकी बात करेंगे। ये जो ट्री बना हुआ है ना, ये ट्री आपको बस समझना आना चाहिए कि इस ट्री में क्या है और क्या नहीं है। देखो, अभी हम इसकी डिटेल में बात करते हैं, वापस स्ट्रीम में आते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जहां जहां मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया, चाहे एसेट्स में किया, चाहे दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया, उससे जो मुझे पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। कहाँ कहाँ से मुझे पैसा मैंने फाइनेंस करवाया, मैंने लोन लिए हैं, मैंने बोरिंग्स की है, उसका पैसा कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और जो मैं कारोबार कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के ऑपरेशंस रन कर रहा हूँ, मैं सेल्स कर रहा हूँ, मैं एक्सपेंसेस पे कर रहा हूँ, मुझे अदर इनकम आ रही है, उससे जो पैसा आएगा वो मेरा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो एक्चुअल में मैंने अपने बिजनेस को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैंने इसमें से अपना देखना है कैश कैसे इनफ्लो होगा और कैसे आउटफ्लो होगा, इसको मैंने यहाँ पे बताना है। यही 3 चीजें हैं, इन्हीं की हमने कैलकुलेशन देखनी होती है। तो जो हमारे पास कैश फ्लोज में 4 एवेन्यूज, 4 एरियाज बनते हैं। एक हमारे पास बनती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक हमारे पास बनती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक हमारे पास बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और चौथा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताते हैं कि मेरे पास एक्चुअल में कैश कितना मौजूद है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से बिजनेस को फाइनेंस करा है, पैसा मेरे पास कहाँ कहाँ से आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताती है कि जो मैंने पैसा रेज किया वो मैंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया। मैंने एसेट्स परचेज की, एसेट्स बेचे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, कहीं बॉन्ड्स परचेज किए, कहीं शेयर परचेज किए हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बताती है कि जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जिस प्रिंसिपल के तहत, उसके बारे में हमें क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बता रही होती है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं एंड दिस वन इज योर एमसीक्यूज आल्सो। जो आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये आपके एमसीक्यूज है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये कुछ इंक्लूड होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ होता है, इसमें ये कुछ होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये आपके एमसीक्यूज भी है। पहले मैं बात करूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम डिस्कस करने से पहले मैं एक साथ साथ आपके साथ एक पास्ट पेपर भी करता हूँ। ये मेरे पास एक पास्ट पेपर है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कख नहीं आता अभी तक कैश फ्लो का। पेपर में बैठा हूँ, सोल्व करना है, कैसे करूंगा, 17 मार्क्स सिक्योर करने हैं। इसकी जरा अप्रोच साथ साथ देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हमने डिटरमिन करना है कि हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, हमने इसके बारे में देखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इस साल बिजनेस में ओपनिंग कैश था, ओपनिंग बैंक था, उसको देखो। हमारे पास बिजनेस में क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक था, उसको देखो। और बता दो कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है, ये है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपने क्या देखना होता है, आपने सबसे पहले अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंसेस लेते होते हैं, जिसमें से आपका कैश इन हैंड आएगा, बैंक बैलेंस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। उसके अलावा आपके साथ वो पेपर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है, जिसकी मेच्योरिटी जो है वो बहुत थोड़ी हो, 3 मंथ से कम हो। या आपके पास जो इनामी बॉन्ड्स होते हैं वो दे सकता है। इस तरह के आपके पास ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब ये रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश है। अब जब चाहो इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, आपने ओपनिंग बैलेंस लेना है कितना। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, आपने वो देखना है। आपने इस ओपनिंग को इस क्लोजिंग से कंपेयर करना है। लेट्स सपोज अगर आपका ओपनिंग बैलेंस था 100 रुपया, आपका क्लोजिंग बैलेंस है 700 रुपया, तो बताओ 100 से 700 पे गए तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। द आंसर इज इंक्रीज। तो इसका मतलब 600 से हमारा कैश का क्या हुआ है, इस पूरे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है। तो 600 से हमारे बिजनेस का इनफ्लो हो रहा है।
सबसे पहले तो हमने ये चीज डिटरमिन करनी होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। अब पेपर में बैठे हो, इस चीज के नंबर है। आई टोल्ड यू कि हमारी कैश फ्लो 4 कंपोनेंट्स पे है। पेपर में बैठे हो, पेपर में कैश फ्लो का सवाल आया है, कैसे करना है, ये आपके पास पेपर में सवाल है, आपने सवाल शुरू कर लिया। अब आपको कुछ पता नहीं लग रहा कि सवाल में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, कैसे करेंगे। रिमेंबर, आपने कैश फ्लो का सवाल, जो भी बड़े सवाल होंगे ना आपके पास, ये आई कैप का पेपर है, आपने शुरू करना है हमेशा लेफ्ट पेज से। इस पेज से आपने अपना न्यू क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चन अभी पढ़ना भी नहीं है आपने। आप इस पेज पे आपने हेडिंग दी कि ये मेरा कंपनी का नाम क्या है। आई थिंक ये कंपनी का नाम है टेक्सिला लिमिटेड। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। आपने लिखा जी टेक्सिला लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और जो आपका फॉर द ईयर एंडेड है वो आपने ले लिया 30 जून 20। ये लिख लिया आपने, ठीक है। सवाल भी नहीं पढ़ना, आपने क्या करना है, आपने ये वाला पेज पूरा छोड़ना है। इस पेज के ऊपर एंड पे जाओ, और इस पेज के एंड के ऊपर जाके आप यहाँ पे हेडिंग दे दें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। तो हम इसके यहाँ पे गालिबन कहीं जाके हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। हम यहाँ पे ले लेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम यहाँ पे ले लेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप सवाल में दोनों गिवन होती हैं, उठाओ, पेस्ट करो, और 2 नंबर या 1 नंबर आराम से सिक्योर करो। अब कैसे चलेगा पता कि आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे है या कैसे नहीं है? तो आप सवाल में पढ़ें, यहाँ पे आप आए, उसने आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, उसने आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका था जी कैश का 6 और क्लोजिंग बैलेंस था 24। आप यहाँ पकड़ें, आप लिख लें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश जो आ रहा है ओपनिंग वो 6 मिलियन का आ रहा है, और क्लोजिंग जो कैश आपका आ रहा है वो 24 मिलियन का आ रहा है। आपने यहाँ पे फॉर तो लिख लिया। उसके अलावा बैंक आपके ख्याल से नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे उसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दी है, ओपनिंग 48 है, क्लोजिंग 60 की है, ठीक है। उसने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 35 मिलियन की जो कन्वर्टेबल इनटू ऐश जो है थी, ये तो उसने इनकम दे दी है। तो इसका मतलब आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 48 और 60 की भी है, आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं 48 और 60 की, ये आपने यहाँ पे लिख ली। इसके अलावा कोई आपका और मेरे ख्याल से बैंक की अमाउंट गिवन नहीं है। आई थिंक इससे हमें बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इससे हमें नहीं दी हुई। उसने हमें एक कमांड गिवन की है, उसने हमें पॉइंट नंबर 7 में बताया है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास ओपनिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 48 की, हमारे पास क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 60 की। जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है उसने कहा था कि जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश जो थी वो 20 मिलियन थी इसमें से, और जो क्लोजिंग है हमारे पास वो कितनी है, वो हमारे पास 35 मिलियन है। इसके अलावा पूरे सवाल में बैंक जो है वो उसने कहीं नहीं गिवन किया, उसने हमें रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश गिवन कर दी हुई है कि 20 मिलियन की ओपनिंग थी, 35 मिलियन की क्लोजिंग है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 20 मिलियन की मेरी ओपनिंग है और 35 मिलियन की मेरे पास क्लोजिंग है। आप इसको जमा कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश फ्लो। तो 24 जमा 35 आपका हो जाएगा 59, और 6 और ये 20 हो जाएगा 26। तो आपका ओपनिंग कैश फ्लो था 26, क्लोजिंग कैश फ्लो है 59। तो 26 से अगर हम 59 में जाए तो हमने इस साल में कितने का इजाफा किया है, हमने गालिबन 33 का इजाफा किया है। तो हमारे पास जो नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर होगा, जो टोटल हमारा कैश फ्लो हुआ है वो है 33 का। मतलब जो नेट इंक्रीज है हमारा, नेट इंक्रीज इन कैश फ्लो वो हमारा 33 का। ओपनिंग 26, क्लोजिंग हमारा 54 था। तो हमने पूरे साल में जितना ट्रांजैक्शंस की हैं ऑपरेटिंग की, जितनी भी ट्रांजैक्शंस की हैं, उन सब में से जो हमारा इनफ्लो हुआ है वो 33 का। ये चीज लिख दी है, 1 से 1.5 मार्क्स जो है वो आपका पेपर में सिक्योर हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिखने से आपका 1 से 1.5 मार्क्स सिक्योर हो गया। अभी तक क्वेश्चन रीड हमने नहीं किया, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि सवाल जो है आपका
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से स्टार्ट होना चाहिए। देखो इसको समझो जरा, अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसलिए कहता हूँ कि सबसे आसान है ये, इसमें वर्किंग सबसे कम होती है और सबसे आसान भी हमारी ये होती है। अगर कोई आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस के लिए आपको फंड्स चाहिए, और फंड्स को रेज करना हमें क्या कहते हैं? हम फंड्स को रेज करना हमारा फाइनेंसिंग कहलाता है। ये फाइनेंसिंग जो है वो हम दो तरह के करते हैं, एक होती है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरी होती है हमारे पास डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोन लेते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? हम कैपिटल रेज करते हैं। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी वो है जी उसने जिसमें से पैसा रेज किया, वो पैसा लोन से कर सकती है रेज, या वो जो उसका पैसा है वो अपना इसमें से कर सकती है रेज, शेयर्स वगैरह इशू करके कर सकती है। तो सबसे पहले आप सवाल देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करो, इसमें सबसे कम एडजस्टमेंट होती हैं, सबसे आसान एडजस्टमेंट होती हैं। और अगर 17 नंबर का सवाल है तो 17 में से अगर 1 से 1.5 नंबर का कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, तो गालिबन 3 नंबर तक की तो ये होगी। तो आप सवाल शुरू करते साथ ही पहले 4 मिनट में कुछ 4.5 नंबर आसान आराम से सिक्योर करके बैठ जाते हो। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो दो तरह की हैं, इक्विटी फाइनेंस इसमें आएगा और इसमें हमारे पास डेट फाइनेंस आएगा। डेट फाइनेंस का मतलब क्या है कि आप गए, आपने लोन लिया, आपने देखना है कि लोन से आपके बिजनेस में कैश का इनफ्लो कैसे आएगा और लोन से आपके बिजनेस का कैश आउटफ्लो कैसा होगा। ये दो चीजें जो है ये आपने डिटरमिन करनी है। अब कैश इनफ्लो का मतलब क्या है कि आप लोन रेज करेंगे। जब आपने लोन रेज किया तो आपने एंट्री क्या पास की? आपने कैश को डेबिट किया और आपने इसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। जब आपने कैश को डेबिट किया इसका मतलब आपके बिजनेस में पैसा आया, और जब आप लोन को रीपे करोगे तो आप क्या कर रहे होगे? आप कैश या बैंक को क्रेडिट कर रहे होंगे। तो जब आप लोन रेज करते हैं, जब भी आप बिजनेस में लोन रेज करते हैं, तो जो लोन का इनफ्लो है, जो आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा वो ये होगा। इससे आपके बिजनेस में कैश क्या हो रहा होता है? ऐड हो रहा होता है। और नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म लोन लेके आते हैं, उसकी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और जब हम लोन की रिपेमेंट करते हैं, हम जब भी जाके लोन को रीपे करेंगे तो लोन की रीपेमेंट के वक्त हम क्या करते हैं? हमारे कैश का आउटफ्लो होता है, हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा होता है। तो इनफ्लो का कैश हमारा ऐड होगा, आउटफ्लो का कैश जो होगा वो हमारा हमेशा लेस हो रहा होगा। पहला जो है वो तो हमारा यहाँ पे लोन की बात हो गई। अब इस लोन से ना, अब इस लोन के साथ एक एसोसिएटेड कॉस्ट भी होती है, और वो एसोसिएटेड कॉस्ट जो है वो इंटरेस्ट की है। हमने सूद पे करना होता है। जो आप इंटरेस्ट पे करते हो आप उसको इन्वेस्टिंग में भी आप उसको फाइनेंसिंग में लेके जा सकते हो, बट आप इसको ऑपरेटिंग में भी ट्रीट कर सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू कि आप इसको ऑपरेटिंग में ही ट्रीट कीजिएगा, बिकॉज इसको हम एक ही पैटर्न पर रखेंगे एग्जाम में। जब ऑपरेटिंग में ट्रीट हो रही है तो आप इसको ऑपरेटिंग में ट्रीट कीजिएगा। वो ना हो कि आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस में इसको आप अपना अपना फाइनेंसिंग में ले जाएं और कुछ सवालों में ऑपरेटिंग में ले जाएं, कंफ्यूज होते रहेंगे। तो आप इंटरेस्ट पेड हो गया या टैक्स पेड वगैरह हो गया या डिविडेंड पेड वगैरह हो गया, आप इनको ऑपरेटिंग में ट्रीट कीजिएगा। लेकिन कॉस्ट है, इनकर हो रही है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप इसको यहाँ पे ट्रीट कर लो, कोई गलती नहीं है इंटरेस्ट पे। लेकिन इट इज एडवाइज्ड कि आप इसको एग्जाम में ऑपरेटिंग पे रख लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। दूसरी हमारे पास आती है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? हम इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो ओनर्स हैं, हमने ओनर से क्या किया? हमने ओनर्स के जरिए पैसा अपने बिजनेस में रेज किया। हम ओनर्स के जरिए क्या करके लाए हैं? इस बिजनेस में पैसा लेके आ रहे हैं। अब जो सोल ट्रेडर हैं इसके कैश फ्लो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में कंपनी के कैश फ्लो है। लेकिन सोल ट्रेडर अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए तो हमारे पास आता था ब्रॉट डाउन, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ हमने वो लिखा, जो उसने ड्राइंग्स की वो लिखी, और हमारे पास कैरिड ऑन बैलेंस आ गया। अब देखो ड्राइंग्स में अगर उसने पैसे की ड्राइंग की होती थी तो ये हमारा आउटफ्लो है, इससे हमारा बिजनेस का कैश बाहर जा रहा होता है। और जो वो न्यू कैपिटल अगर कैश की फॉर्म में लेके आता तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा इनफ्लो होता है। ये है सोल ट्रेडर, लेकिन ये हमारे सिलेबस में एस्ट्रिक टेस्ट नहीं होता।
हमारे सिलेबस में टेस्ट जो है अब वो कंपनी का शेयर कैपिटल है, और कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसमें क्या होता है, उसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स जो है हम वो रेस करते हैं जब हमने अपना कैपिटल रेस करना होता है। अब जो कैपिटल शेयर्स हैं, शेयर इश्यूज हैं, ये हम जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी देखेंगे, और हम जाके इसको IAS 33 में भी इन डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पे बताता हूँ कि शेयर कैपिटल इशू करने के हमारे पास मल्टीपल वे हैं, जिसमें से कैश इन्वॉल्वमेंट होती भी है और कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सबसे पहले आता है इशू एट पार। पार का मतलब है कि जो शेयर की फेस वैल्यू है आप उसके ऊपर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर एक शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है तो आपने 10 रुपए का इशू किया। जब आप 10 रुपए का शेयर इशू करोगे, एक बंदा आया, उसने शेयर परचेज किया, उसने आपको 10 रुपए दे दिए, आपने अपने बैंक 10 रुपए से डेबिट कर दिए, और आपने अपना शेयर कैपिटल जो है था वो 10 रुपए से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आप एक एंट्री ये बेसिकली पास करोगे जब आपका शेयर एट पार इशू हो रहा होता है। अब देखो बैंक कितने से डेबिट हुआ, सर बैंक 10 से डेबिट हुआ। ये 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए आपका कैश इनफ्लो है। एट प्रीमियम का मतलब क्या है कि शेयर की वैल्यू आपके 10 रुपए है, बट मार्केट में आप शेयर बेच रहे हो 15 रुपए का। अब आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो प्रीमियम पे क्या होगा, आपने शेयर इशू किया प्रीमियम पे, देखो जिस बंदे ने शेयर लिया उसने आपको कितने जमा कराए पैसे, ये उसने मुझे 15 रुपए जमा कराए। ठीक है, आपने 15 से बैंक को डेबिट कर दिया। आप शेयर कैपिटल जो होगे वो हमेशा हमारा फेस वैल्यू पे क्रेडिट होता है, और बाकी जो होगी अमाउंट वो हमारी शेयर प्रीमियम को चार्ज हो जाएगी। हमारा इससे कैश फ्लो में ताल्लुक नहीं है, कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तक इसका ताल्लुक नहीं है। बैंक बैंक में 15 रुपए आए, इसका मतलब कैश इनफ्लो, तो इसे हम क्या शो करेंगे, इसे हम अपना कैश इनफ्लो शो कर रहे होंगे, 15 रुपए हमारे आ रहे। हम डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकते हैं। हमारे पास 10 रुपए का शेयर था, हमने इशू कर दिया 8 रुपए का। जब हमने 8 रुपए का शेयर इशू किया तो रिमेंबर वन थिंग, जो हमारा शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल हमारा हमेशा 10 से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब बैंक को मेरा क्या आया, ये बैंक में मेरे पास 8 रुपए आए हैं, बाकी जो मेरा 2 रुपए का डिस्काउंट था वो मैंने किसको चार्ज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। अब अगर डिस्काउंट पे इशू की जाए तो मेरा बिजनेस में कैश का इनफ्लो जो होगा 8 रुपए। राइट इशू क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस के ऊपर शेयर इशू करते हैं, आप उनको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर इशू करते हैं, लेकिन क्या होता है वो इनफ्लो होता है, जितने का इनफ्लो होगा वो बिजनेस में आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक इन चारों शेयर इशू में इनफ्लो है, आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है। बोनस शेयर्स वाहिद शेयर इशू है जो फ्री में होता है, 100% ये फ्री में होता है। इसकी वजह से आपके बिजनेस में कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो एग्जाम में क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है अक्सर। जहां पे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मुश्किल की जाएंगी, जहां पे भी, वहां पे बोनस इशू का इम्पैक्ट होगा और वो हमेशा मुश्किल होता है। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो आपने ये दो अकाउंट्स जो होंगे, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि इसमें यहाँ पे इशू चीजें हो रही हैं, तो इसमें आपने चीज याद रखनी है कि यहाँ पे दो अकाउंट जो है वो आपने कंपलसरी बनाने करने हैं। अगर आपको शेयर इशू है और आपको नजर आ रहा है कि शेयर प्रीमियम भी बीच में गिवन है, तो दो अकाउंट जो है वो आपने कंपलसरी बनाने हैं। एक आपका शेयर कैपिटल का होगा और एक आपका शेयर प्रीमियम का अकाउंट होगा। देखो शेयर कैपिटल में आपके पास ओपनिंग बैलेंस होगा, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर आपने यहाँ पे जो शेयर कैपिटल में से यहाँ पे जो आप कहते हैं बायबैक की है, जो आपने रिडेम्पशन की है, वो यहाँ पे आपकी रिडेम्पशन आ जाएगी। उसके अलावा जो आपने न्यू शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं वो आ जाएंगे, आपने राइट इशू किए हैं वो भी आपका आ जाएंगे। यहाँ पे देखो इन शेयर्स में भी कैश इनफ्लो है, बिजनेस में कैश आएगा। आपने 10 रुपए का शेयर बेचा, 12 रुपए का शेयर बेचा, 15 रुपए का शेयर बेचा, कैश इनफ्लो है। इनमें भी कैश का इनफ्लो है, बिजनेस में कैश आ रहा है। ये दोनों कैश का इनफ्लो है, इससे बिजनेस में कैश आ रहा है। ये एक वाहिद अनोखा लाडला है कि जिससे शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है लेकिन कोई किसी किस्म का कैश फ्लो नहीं हो रहा होता। तो समटाइम्स क्या करना पड़ता है, हमें शेयर कैपिटल का अकाउंट बना के हमें बोनस शेयर्स की तादाद मालूम करनी पड़ती है। और जो बोनस शेयर्स होते हैं, अगर प्रीमियम भी गिवन है, रिटेन अर्निंग भी गिवन होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनको प्रीमियम में से इशू करवा रहे होते हैं। तो हम शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाते हैं कि जी हमारे पास ये ओपनिंग प्रीमियम था, ये क्लोजिंग प्रीमियम आ गया, जितना नया प्रीमियम आएगा वो लिखेंगे, और जितने हमारे शेयर प्रीमियम में से
शेयर इशू किए गए हैं वो हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो एक्चुअल में बोनस इशू जो होता है वो हमारा शेयर प्रीमियम में से हो रहा होता है। इसलिए आपको सजेस्टेड है कि आप ने कभी भी बोनस शेयर्स का अकाउंट बनाना, बोनस शेयर्स निकालने हो तो आप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का कंबाइंड अकाउंट बनाइएगा। आप दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके लिख के इनका आपने कंबाइंड अकाउंट बनाना है पेपर में, ताकि गलती के चांसेस आपके कम हो। लेकिन अगर आपको कंबाइंड अकाउंट में मसला आ रहा है तो आप उसका सेपरेट अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद ये जो हमारे होते हैं अपना डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया या शेयर इशू का हो गया। जो बोनस है, बोनस हमारा प्रीमियम से भी इशू हो सकता है और बोनस हमारा रिटेन्ड अर्निंग में से भी इशू हो जाता है। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और समटाइम्स रिटेन्ड अर्निंग में से क्या करना होता है, आपने अपनी प्रॉफिट की फिगर निकालनी होती है। तो जब आप रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाएंगे, डाटा आपको गिवन होगा, आपको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग जो होगी वो गिवन होगी, कितनी है कितनी नहीं है। आप देखेंगे जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो भी गिवन होता है। यहाँ हम इसको निकाल लेते हैं, इसको जाकर देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर हमें प्रॉफिट ना गिवन हो हम किस तरह निकालते हैं। जो आपका सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट हुई होगी सवाल में गिवन कर सकता है। अगर मुश्किल सवाल है तो बताया होगा कि आप हर साल सरप्लस में से इतनी रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट चार्ज करते हैं, वो भी आप लिखे होंगे। जो आपने यहाँ पे किसी और रिटेन्ड अर्निंग से किसी सरप्लस में मूवमेंट की होगी वो ट्रांसफर आप डिक्लेयर करते हो। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग में से बोनस इशू किया है तो वो भी आप यहाँ पे चार्ज करते हो। और जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होता है वो भी आप कहाँ चार्ज करते हो, रिटेन्ड अर्निंग में चार्ज करते हो। रिमेंबर, रिटेन्ड अर्निंग में जितना हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है हम वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनता है। अब डिविडेंड जो है, डिविडेंड को भी आप फाइनेंसिंग में भी लिख सकते हो, आप इसको ऑपरेटिंग में भी लिख सकते हो। लेकिन डिविडेंड पे याद रखना हमारे पास दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है हमारे पास फाइनल डिविडेंड। ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना, ये तो हमारा फॉर द ईयर ही क्या होता है, डिक्लेयर होता है और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं फॉर द ईयर, मतलब इसकी एडजस्टमेंट हमारी प्रॉफिट्स में होकर आ रही होती है। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड होता है ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2021 का फाइनल डिविडेंड देना है तो आप 21 में नहीं देते बल्कि आप इसको पे करते हो 2022 में जाके। फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है वो हमेशा अगले साल जाके पे होता है। लेकिन अगर उसका ताल्लुक 2021 में था तो इसको डिक्लेयर तो होगा वो हम 2021 में करेंगे। तो जितना हम फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो हम रिटेन्ड अर्निंग से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और फिर हमारा क्या बनता है, साथ डिविडेंड पेएबल का अकाउंट बनता है कि हमने इतना डिविडेंड अपने जो शेयर होल्डर्स को पे करना है। ये हमारे पास होता है ओपनिंग बैलेंस, ये आता है जी हमारे पास डिविडेंड पेएबल्स का क्लोजिंग बैलेंस। जितना डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया होता है हम वो यहाँ से यहाँ उठा के लिखते हैं। तो मेरे पास एक्चुअल में आ जाता है डिविडेंड पेड की अमाउंट क्या है, डिविडेंड पेड की अमाउंट यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अब ये आपको अकाउंट क्यों बनवा रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर लीथल मूड में जाएगा तो ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं जो पूछ सकता है। मैंने आपको एंट्रीज की फॉर्म में बता दी है, मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो है वो एग्जामिनर ये पूछ लेगा। अब शेयर की एडजस्टमेंट बच्चे कर देते हैं, लेकिन अब वो जो डिविडेंड होगा डिविडेंड की एडजस्टमेंट फंसे रहेंगे, डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर हुआ, कैसे डिक्लेयर हुआ, उसने आपको एडजस्टमेंट बता देनी है। तो बेहतर है कि ये रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाना, रिटेन अर्निंग अकाउंट से जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो आपको चल जाएगा पता। डिविडेंड डिक्लेयर को डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में डालोगे तो जो आपका डिविडेंड एक्चुअल में पेड होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब इस डिविडेंड पेड को भी आप कहाँ कहाँ ट्रीट कर सकते हो, आप इसको फाइनेंसिंग में ट्रीट कर सकते हो, आप इसको ऑपरेटिंग में ट्रीट कर सकते हो। आई सजेस्ट यू कि आप इसको ऑपरेटिंग में लिखें, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पेड को वहां लेके जा रहे हो आप डिविडेंड पेड को भी वहां पे लेके जाओ। एक ही जगह पे लिखो, बार बार एक को यहाँ पे एक को वहां लिखोगे तो अपने आप को कंफ्यूज करोगे। बट लिखने में गलत नहीं है, बट इसको आपने प्रेफर वहां पे करना है। तो अगर हम पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पढ़ लें, पूरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो मैक्सिमम जो इनफ्लो या आउटफ्लो की मूवमेंट है वो हमारे पास ये है। जिसमें से हम क्या देखते हैं, जिसमें से हम देखते हैं कि जो हमारा कैश इनफ्लो हुआ हो शेयर इशू से वो हम यहाँ पे देखते हैं। जितना हमने लोन वगैरह लिया है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जो हमने लोन की रिपेमेंट की है वो हमारी यहाँ पे चली जाएगी। अगर मैंने कोई डिविडेंड पे किया है, आई सजेस्ट यू कि आप इसको ऑपरेटिंग में लिखिएगा, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग में नहीं लिखते, आप इसको यहाँ फाइनेंसिंग में ट्रीट करते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट पेड किया है वो भी आपका लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो
नेट कैश फ्लो है वो कितना है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम मूवमेंट जो है ये वो इन 5 आइटम्स की है, लेकिन मेनली जो है वो आपको इन 2 में ही उलझा के रखेगा। इसमें थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, बिकॉज अगर बोनस शेयर आ जाए तो बोनस शेयर से कैश का इनफ्लो नहीं होता, माइट भी उसके लिए हमें थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्स वर्किंग में लीजिए, अदरवाइज इसमें एज सच मार्क्स जो है वो इतने मुश्किल नहीं होते। इस सवाल में अभी मैंने शुरू किया, मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले करनी है। अब मुझे पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो है वो आएगा जी अपना शेयर वगैरह आता है और लोन वगैरह की मूवमेंट आती है। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास शेयर कैपिटल गिवन है, मेरे पास ओपनिंग शेयर कैपिटल भी गिवन है और मेरे पास क्लोजिंग शेयर कैपिटल भी गिवन है। आई टोल्ड यू कि जब हमारे पास शेयर कैपिटल प्रीमियम गिवन हो हम इनका कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं। हम यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम का एक कंबाइंड अकाउंट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस इनका बन रहा होगा, वो होगा जी 150 प्लस 800 डेट वुड बी 950, और क्लोजिंग बैलेंस इसका बन रहा होगा वो होगा जी 1200 और 290 डेट वुड बी 1490। अब हमने देखना है उसने इसके बारे में शेयर इशू के बारे में कहाँ पे पॉइंट बताया है। उसने हमें बताया है कि इक्विपमेंट जो है उसकी फेयर वैल्यू है 240 मिलियन, उसको हमने एक्वायर किया है 2 मिलियन शेयर्स इशू करके। हमने 2 मिलियन शेयर इशू किए हैं जिनकी वैल्यू थी 240 मिलियन, उससे हमने क्या किया है इक्विपमेंट एक्वायर किया है। तो इसका मतलब जो हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं वो हमने किए हैं 240 के हमने न्यू शेयर्स इशू किए हैं, बिकॉज इसने यहाँ पे बता दिया। अब ये 2 मिलियन शेयर्स का मतलब है ये इसने नंबर ऑफ शेयर्स की बात की है। हम इसको एडजस्ट करते हैं और जल्दी से बताते हैं जी हमारे पास कैश इनफ्लो कितना हुआ होगा प्रीमियम के साथ, बिकॉज हमने कैपिटल और प्रीमियम का अकाउंट इकट्ठा बनाया है। तो यहाँ पे जवाब आएगा कैश का, वो हमें बता रहा होगा कि हमारा कितना इशू हो रहा है 300। दिस इज योर कैश इनफ्लो जो आपको एक्चुअल में कैश मिला है इन शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करने के बाद, बिकॉज 100 का प्रीमियम है तो ये 100 का शेयर था तो इसको हम प्रीमियम पे इशू कर रहे थे। अब ये कंबाइंड अकाउंट एक वर्किंग में हो गया। अगर आप इसको कंबाइंड अकाउंट नहीं बनाते फिर आप 2 वर्किंग करते। आप कैसे करते हैं, आप कहते हैं जी 100 मिलियन का शेयर था तो 100 इंटू आप 2 मिलियन करते तो आपके पास आना था जी इतने पैसे मेरे शेयर इशू करने से आए। फिर आप उसको कंपेयर करते 240 मिलियन से तो आपको कहना था जी मेरा इतना प्रीमियम इशू हुआ। तो वो प्रीमियम भी आप सेपरेट निकाल रहे होते और आप इसको भी निकाल रहे होते, फिर आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाना था। तो बेहतर है कंबाइंड अकाउंट बनाओ, आपके पास इनफ्लो आ गया इतना मेरा इनफ्लो है वो आप बता सकते हो। उसके बाद एक होता है हमारा लोन। लोन की हमने देखना होता है क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे इसने हमें लोन की बात की है। लॉन्ग टर्म लोन्स का हमारा ओपनिंग बैलेंस है 445 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 367। लोन के बारे में बात करते हैं, इसने कुछ हमें लोन के बारे में बताया। लोन एज अ रिजल्ट ऑफ रिवलेशन डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनेंशियल चार्जेस 45 मिलियन के हैं। ट्रेड पेएबल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 35 मिलियन की है। नहीं, इसने हमें लोन के बारे में नहीं बताया। इसने हमें लोन लॉन्ग टर्म लोन दिया, इसने हमें शॉर्ट टर्म लोन दिया। हम लोन का अकाउंट बना के क्या कर सकते हैं, तो हम इसको लोन का अकाउंट बना के हम देख सकते हैं कि हमने लोन की रिपेमेंट तो नहीं की। जो लोन की रिपेमेंट होगी हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लोन का जो अकाउंट होगा इसको भी आप कंबाइन बनाइएगा, करंट और नॉन करंट पोर्शन का कंबाइन। अब लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन कितना बनता है आपका, इसका आप देखें ब्रॉड डाउन बैलेंस 445 प्लस 60 ये बनेगा आपका 505। ये है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना बन रहा है आपका लोन का, ये है लॉन्ग टर्म लोन और ये उसका करंट पोर्शन 367 प्लस 78 ये बनेगा आपका 445। तो आप इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपके पास तो रिपेमेंट आ रही है, तो 60 की आपने क्या की है रिपेमेंट की है लोन के। तो वो क्या करोगे, वो आप उसको आप रिपेमेंट कंसीडर कर सकते हो। तो एक इनफ्लो आपका हो रहा है, एक आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो नेट आपका इनफ्लो होगा वो आपको गिवन कर दिया जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं कंबाइंड अकाउंट को। तो सबसे आसान जो होती है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मार्क्स सिक्योर करना कभी भी मुश्किल काम नहीं होता, आराम से हो जाती है। इसमें शेयर इश्यूज हैं और लोन की है। यहाँ तो लोन की दो चीजें हैं, यहाँ तो लोन की रिपेमेंट्स हो जाएंगी या लोन हम क्या कर रहे होंगे, ऑब्टेन कर रहे होंगे, दैट्स इट। और शेयर्स में अक्सर घुमाता है, और शेयर्स में घुमाता है जब प्रीमियम पे दिया होता है। अब हमें प्रीमियम कभी भी मालूम नहीं होता कि हमने कितने प्रीमियम पे इशू किया हुआ है, तो वहां पे वो हमें क्या करता है, माइट भी समटाइम्स कंफ्यूज कर देता है। बट कंबाइन अकाउंट शेयर कैपिटल का और शेयर प्रीमियम का बनाएं और आप फिर इसको आगे मूव करते जाइएगा। तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात थी। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे इन्वेस्टिंग आना था। हम अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं उसके ऊपर हम कैसे लेके चलेंगे, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है, क्या मुराद नहीं है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करनी है। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को समझने के लिए सबसे आसान जो चीज है वो क्या है। देखो, आपने सबसे पहले आपने अपना फाइनेंस रेज कर लिया, आप अपने बिजनेस में पैसा लेके आए कि पैसा कहाँ से आया आपको पता चल गया। अब आपने फाइनेंस रेज कर लिया, आपके बिजनेस में पैसा आ गया, अब आपने इस पैसे को दो जगह पे इस्तेमाल करना है। प्रोबेबली दो जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक, आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, आप इस पैसे को अपने डे टू डे ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्वेस्ट करने का मुराद क्या है कि आपके पास पैसा आया, आपने इस पैसे को कहीं और लगाया, तो आप उसमें से रेवेन्यू या बेनिफिट्स वगैरह जनरेट करेंगे। इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स में भी हो सकती है और आप अदर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। लाइक आपके पास पैसा है, आप किसी और कंपनी के शेयर्स ले लें, आप किसी और कंपनी के डिबेंचर्स ले लें, आप वहां पे भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या कुछ आता है और क्या कुछ नहीं आता। आई बिलीव, अगर मैंने अभी तक जितने भी पास पेपर देखे हैं, स्टूडेंट्स हमेशा समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मुश्किल है, बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो मुश्किल नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है ना, वो आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे IAS 16 जो है उसकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होती है। आपको पता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो नॉन करंट एसेट्स के हैं उसमें IAS 16 इन्वॉल्व है, उसमें हमारे पास IAS 23 इन्वॉल्व है, हमारे पास IAS 40 इन्वॉल्व है, हमारे पास IAS 20 इन्वॉल्व है, और इवन हमारे पास IAS 36 इन्वॉल्व है। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स के जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स वहाँ पे जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं इंडिविजुअली, इन तमाम की एडजस्टमेंट्स या एप्लीकेबिलिटी जो है वो कैश फ्लो में भी हो रही होती है। अभी मैं आपको साबित कर देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये कैश फ्लो में भी अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ वहाँ पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस की हद तक नहीं बल्कि यहाँ पे भी आपसे पूछे जा रहे होते हैं। इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जरा हमने देखना होता है क्या है और किस तरह से चीजें लेके चल रहे हैं। अभी मैं आपको कैश फ्लो में खास तौर पर इन दो स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट बता दूंगा, इसको जरा आपने प्राइमरीली फोकस करना है। आपको पास पेपर में इनकी कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नजर नहीं आएंगी, बट अब ये चीजें आ सकती हैं। हमारे पास इन्वेस्ट है, देखो आपने फाइनेंस रेस किया, आप पैसा लेके आए, आपने उस पैसे को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की एसेट बिल्ड कर सकते हैं, या आप उसकी अदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कर क्या रहे हैं, हमने देखना है कि हमें इस एक्टिविटीज में से पैसा कितना इनफ्लो होगा, हमने वो देखना है, और कितना हमारा पैसा आउटफ्लो होगा इन एक्टिविटी से, हमने इस चीज को क्या करना है, डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अदर इन्वेस्टमेंट, जो हम दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने कहीं पे कोई बॉन्ड्स ले लिए, अकाउंट डिपॉजिट कर लिया, शेयर्स ले लिए, डिबेंचर्स ले लिए, कहीं पे भी पैसे कुछ इन्वेस्ट कर लिए, इसको हम देखते हैं। कहीं पे भी अदर इन्वेस्टमेंट की जाए, अब अदर इन्वेस्टमेंट में ना आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। इस पॉइंट को जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अदर इन्वेस्टमेंट में आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। एग्जामिनर क्या करेगा, कहेगा जी आपने कंपनी में अदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, और इस अदर इन्वेस्टमेंट में वो आपको दो कंपोनेंट्स बता देगा। एक इन्वेस्टमेंट जो होगी वो हाईली लिक्विड होगी, और जिसकी मेच्योरिटी जो होगी वो बहुत शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट मेच्योरिटी की होगी। और एक इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगी। याद रखना, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो बहुत ज्यादा शॉर्ट मेच्योरिटी की होती हैं वो आपका हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट हो रही होती है। हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हम जो कल सवाल पढ़े थे, इस सवाल में ये पॉइंट मौजूद है।
कि यहाँ पे जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये इसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई थी 60 की और 48 की, इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश थी उसने वो हमें बताई हुई थी। तो लाजमी नहीं है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो आपको एक बड़ा आसान सा आराम से या अच्छा सा अकाउंट दे देगा, नहीं। इस इन्वेस्टमेंट में वो आपको थोड़ा सा घुमा सकता है, वो कह सकता है कि इन्वेस्टमेंट है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये है, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी है, वो उसके बारे में आपको बता देता है। तो इसमें आपने अलर्ट रहना है हमेशा, क्वेश्चन में आपने इस डाटा को फाइंड आउट करना है कि कहीं इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या रेडिली कैश कन्वर्टेबल तो नहीं गिवन। अगर रेडिली कैश कन्वर्टेबल हुआ तो आपने हमेशा उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेके जाना है। ये पॉइंट पूछ सकता है, इसके ऊपर अलर्ट रहिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट दी हो, इन्वेस्टमेंट का आपने अकाउंट जो बनाना है, जो उसमें तमाम मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। आपको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू दी होगी, मतलब वो कॉस्ट पे गिवन कर सकता है, वो आपको फेयर वैल्यू भी गिवन कर सकता है, आपको क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन की होगी। उसके अलावा आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं वो आ जाएगी। अगर आपने किसी पीपीई की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की है वो आ जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट को पीपीई में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिस्पोजल है वो आ जाएगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिस्पोज कर रहे हैं वो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो जो फेयर वैल्यू गेन होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो फेयर वैल्यू लॉस होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट के हेड में हो सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो मेन कंसर्न, जो कैश फ्लोइंग चीज है, वो ये दो चीज है। अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करके आते हो, इसमें से आपका हमेशा कैश का आउटफ्लो होना है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करते हो तो इसमें क्या होगा, आपका हमेशा कैश का इनफ्लो होगा। ये आपने याद रखना है। अब इतनी चीजें क्यों बताई हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा वो माइट भी क्या करेगा, आपको एक आधी चीज इसमें अनसर्टेन कर देगा, और आपने इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना होगा। आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना के क्या करेंगे, आप रेलेवेंट कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करके बता रहे होंगे, तो ये अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। और जो आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करेंगे, उस डिस्पोजल में से भी वो आपको क्या करेगा, रेलेवेंट गेन या लॉस गिवन कर सकता है। अब वो क्या कहेगा जी, आपने इन्वेस्टमेंट डिस्पोज किया, उसके ऊपर आपको गेन हुआ है, उसके ऊपर आपको लॉस हुआ है, तो आप इस अकाउंट के तहत वर्किंग करके रेलेवेंट सेल प्राइस या रेलेवेंट उस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये पहली बात है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में इतना डीपली जाता नहीं है, बट अगर वो चाहे तो वे तमाम चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में फिर बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि वो एक इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में आपको कैश कन्वर्टेबल गिवन कर देगा। बस कैश कन्वर्टेबल के लिए जरा आपने अलर्ट रहना है। जो मेन इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो है एसेट्स की। ये वो एरिया है जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और ये वो एरिया है जहां पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। ये वो एरिया है जिसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा एसेट्स का अकाउंट। अब एसेट जो है ना, एसेट्स के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। आपने हमेशा बैलेंस शीट देखनी है, हमेशा बैलेंस शीट। आपको उस सवाल में जब बैलेंस शीट गिवन करनी है, जैसे इस सवाल में बैलेंस शीट गिवन की गई है, आपने एसेट्स के कॉलम में जाना है और आपने एक चीज तलाश करनी है, क्या आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो नहीं गिवन। सबसे पहले तो आपने ये चीज तलाश करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो है एग्जामिनर थोड़ा सा आपको मजीद कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे करता है, मैं आपके साथ तमाम सिनेरियोज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है वो एसेट्स का अकाउंट बनाएगा कॉस्ट के ऊपर। वो क्या करेगा, वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करेगा, एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा कॉस्ट के ऊपर, और उनका डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो क्या करेगा, वो सेपरेटली ट्रीट कर रहा होगा। अगर वो आपको कॉस्ट के ऊपर एसेट्स के अकाउंट गिवन कर दे तो कहानी कदरे आसान हो जाती है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो है वो कदरे आसान हो जाती है। लेकिन आसानी तो एग्जामिनर ने पैदा करनी नहीं है, एग्जामिनर ने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करना होता है। बट मैक्सिमम जो एडिशन डिलीशन एसेट्स के अकाउंट में होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास ओपनिंग गिवन होगा, एसेट्स का बैलेंस, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। जो आपने डिस्पोज किया होगा, डिस्पोजल आपको गिवन होगा कि कितने का आपने डिस्पोज किया है, और यहाँ पे हमेशा कॉस्ट आती है कि किस कॉस्ट के ऊपर आप डिस्पोज कर रहे हो, वो आपकी यहाँ पे आ जाती है। एडिशंस के ऊपर जरा आपको काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं उसमें से कैश बेस्ड एडिशन कौन सी है और नॉन कैश बेस्ड एडिशन कौन सी है, उसको देखना आपने। जो आप एसेट कैश में परचेज करके आए हैं, सर इसका आउटफ्लो है, इसका आउटफ्लो है, ये आपने रिकॉर्ड करना है।
इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपने 10,000 रुपए का एक एसेट परचेज किया, 10,000 उसकी कीमत थी, आपने 6,000 रुपया कैश पे कर दिया और 4,000 आपने कहा मैं पे कर दूंगा, आपने इसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। आप इसकी डबल एंट्री क्या पास करोगे? आप इसकी डबल एंट्री पास करोगे सर, एसेट जो है वो आप 10,000 से डेबिट करोगे, मतलब यहाँ पे आपका एसेट 10,000 शो हो जाएगा। लेकिन आप जब कर रहे होंगे क्रेडिट, तो कैश कितने से जाएगा आपका? 6,000 से, और लायबिलिटी कितने से रिकॉर्ड करोगे? 4,000 से। अब आप खुद बताओ, इस ट्रांजैक्शन में क्या हमारा कैश आउटफ्लो 10,000 का हो रहा है? Is it 10,000 outflow? The answer is no. ये 10,000 का आउटफ्लो नहीं है बल्कि 6,000 का आउटफ्लो है। तो अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जामिनर की मोस्ट फेवरेट ट्रांजैक्शन है कंफ्यूज करने के लिए। वो अक्सर बताएगा कि आपने जो एडिशन की है, जो एसेट परचेज करके लाए हो, उसमें कैश आपने इतना पे किया और नॉन कैश आइटम आपने इतनी दी है। आप एसेट्स एक्सचेंज कर सकते हो, आप ओल्ड एसेट दे के ले सकते हो, या आप लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो सारा कुछ गिवन करेगा। पीपी कैश फ्लो में आपका जो फोकस होना चाहिए कि जो आपने कैश में जितने एसेट की पेमेंट की है वो, ये जो पेमेंट होगी ये आपका आउटफ्लो रिकॉर्ड होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, कंफ्यूज करता है। अब देखो, ये पॉइंट मुश्किल नहीं है, ये कतई मुश्किल नहीं है कि 10,000 का अगर एसेट परचेज किया, इसमें से 6,000 रुपया कैश पे कर दिया और 4,000 रुपए की लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, तो कैश आउटफ्लो 6,000 है। इस 6,000 को डिटर्मिन करना कोई मुश्किल नहीं है। बट एग्जाम में जब आप प्रेशर में बैठे होते हैं तो उस वक्त आपके माइंड से चीज स्किप हो जाती है। जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं, आपने कहना है एसेट परचेज डाल दो, आउटफ्लो रिकॉर्ड कर दो, बट हमने कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करना है कि मैंने कितना कैश में पे किया। तो इस पॉइंट को जरा आपको ध्यान से फोकस करके बैठना पड़ेगा, नोट डाउन कर लो, अपने नोटबुक के ऊपर लिख लो, कहीं उर्दू पर लिख लो कि एडिशन के केस में कैश बेस्ड एडिशन डिटर्मिन करनी है। लिख लो अपने नोटबुक के ऊपर कि पीपीई की एडिशन के लिए कैश बेस्ड एडिशन के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये पॉइंट भूलना नहीं है प्रैक्टिस में खास तौर पर। उसके बाद आपने इसकी डिप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट का अकाउंट भी मेंटेन किया होता है, मतलब ओपनिंग डिप्रिसिएशन, क्लोजिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी, इम्पेयरमेंट वगैरह जो होगी वो आ जाएगी। और जो आप डिस्पोज करोगे, जो डिस्पोजल की होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आप यहाँ पे चार्ज कर देंगे। और जब आप एसेट डिस्पोज करते हैं, अब डिस्पोजल के अकाउंट में भी हम देखते हैं कि जो हमें कैश इनफ्लो मिलता है, ये हमारा इनफ्लो है। जितने का हमने एसेट बेचा, ये हमारा इनफ्लो होगा। अब इसमें भी एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको डिस्पोजल के ऊपर गेन गिवन करेगा या वो डिस्पोजल के ऊपर लॉस गिवन करेगा। अब देखो, डिस्पोजल के ऊपर लॉस या डिस्पोजल के ऊपर गेन जो है वो हमारा इनफ्लो नहीं है। आपने कहा, देखो 10,000 के एसेट है, आपने 12,000 का ये एसेट सेल किया, आपने कहा जी मुझे 2,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। ये 2,000 रुपए का मुनाफा आपको समझ आ रहा है कि 2,000 का गेन हो रहा है, कि 10,000 का एसेट जो है वो हमारा 12,000 का बिक रहा है, तो 2,000 का गेन समझ आता है आपको? अब सोच के जवाब दो, ये 2,000 मुनाफे का मतलब ये है कि 2,000 का कैश आपको आया। इस क्या 2,000 मुनाफे का मतलब है कि 2,000 कैश आया आपको? नो। कैश कितना आया आपको? कैश आपको आया है 12,000 रुपए। कैश कितना आया है? 12,000 रुपए आया है। तो कैश इनफ्लो आपका क्या होगा? सेल प्रोसीड्स होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा आपको कि जो सेल प्रोसीड्स हैं वो आपका हमेशा क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा। और जो आप कैश बेस्ड पेमेंट करोगे वो आपका क्या होगा? वो आपका कैश आउटफ्लो होगा। तो ये दो चीजें हैं हमने डिटर्मिन करनी होती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हमेशा हमें गेन या लॉस गिवन कर रहा होता है। एसेट डिस्पोज किया गेन, एसेट डिस्पोज किया लॉस, वो रेलेवेंट नहीं है। हमने कैश इनफ्लो देखना है कि कैश कितना आया या कैश कितना गया। ये है एक आसान अकाउंट, ये थी आसान जिंदगी। ये है जी दूसरा अकाउंट। यहाँ पे वो IAS 16 को इन्वॉल्व करेगा। IAS 16 को इन्वॉल्व करेगा तो सिंपल आपने क्या करना है? आपने एसेट्स का अकाउंट रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर बनाना है। और यहाँ पे जब रीवैल्यूड अकाउंट पे बना रहे होंगे तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो अकाउंट होगा वो भी आपके साथ बनेगा। आपके पास ओपनिंग वैल्यू गिवन होगी, ये कॉस्ट भी हो सकती है, रीवैल्यूड अमाउंट भी हो सकती है, आपके पास क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन होगी।
आपने जो डिस्पोजल किया होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। एडिशंस जो होंगी उसमें आपने फिर देखना है, कैश बेस्ड एडिशन का मतलब है कि ये आउटफ्लो है, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह होगा उसकी रिकॉर्डिंग भी हमें प्रोवाइड की जाएगी, और डिप्रिसिएशन हमारी यहाँ पे होगी। अब इसमें ये क्यों होता है, इसमें भी एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको बताएगा जी आपका ओपनिंग वैल्यू क्या थी, मैं इसको इंक चेंज कर रहा हूँ। एग्जामिनर ने बताना है आपकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी, एग्जामिनर ने बताना है आपकी क्लोजिंग वैल्यू क्या थी, एग्जामिनर ने बताना है जो आपने एसेट डिस्पोज किया उसके डिस्पोजल के वक्त कैरिंग वैल्यू क्या थी, एग्जामिनर ने बता देना है कि आपका जो सरप्लस फॉर द ईयर आया है वो भी बता देगा। उसने आपको 1 2 3 4 अमाउंट्स गिवन करनी है और उसने आपसे ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करवानी है। तो इस चीज के लिए वो आपको थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करेगा। IAS 16 जो है उसकी यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो इसको हम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है IAS 20। IAS 20 जो है गवर्नमेंट ग्रांट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा होता है, जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स को हम यहाँ पे ट्रीट करें वो हमारे स्कोप से बाहर हो जाएगा थोड़ा सा, बट गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट मैं आपको अभी कोई 2-3 मिनट के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, ये दोनों अकाउंट जो हैं जिसमें हम डिप्रिसिएशन को सेपरेट मेंटेन कर रहे हैं वो बड़े आसान है। यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन सेपरेट मेंटेन हो रही है, आसान है। यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन सेपरेट मेंटेन हो रही है, आसान है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसने आपको सवाल गिवन किया सर, आपने पेपर में सवाल पकड़ा, आपने कहा कैश फ्लो, वाह जी मजे आ गए, अब तो पेपर पास हो जाएगा। सवाल पढ़ते हो, समझ नहीं आ रही, क्यों? उसने आपको पीपीई का ओपनिंग बैलेंस गिवन किया, उसने आपको पीपीई का क्लोजिंग बैलेंस गिवन किया, बट उसने आपको कहीं पे भी उनकी डिप्रिसिएशन गिवन नहीं की। जब उसने कहीं पे भी आपको डिप्रिसिएशन गिवन नहीं की तो वहां पे क्या हो गया, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उसने आपको अमाउंट्स गिवन की हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि वो अपने एसेट्स को लेके चल रहा है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, वो उसने अपने बुक वैल्यू के ऊपर मेंटेन किए हुए हैं। जब बुक वैल्यू पे मेंटेन करेगा तो कभी भी डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट नहीं बनेगा। ये है वो मैक्सिमम एरिया जिसमें एग्जामिनर भाई जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कैश फ्लो में एसेट्स का अकाउंट हमेशा बुक वैल्यू पे बनता है। जब बुक वैल्यू का अकाउंट बनेगा तो एसेट्स के लिए मैक्सिमम 2 अकाउंट बनते हैं, एक डिस्पोजल का बनता है और एक एसेट्स का अपना अकाउंट बनता है। इस वक्त ये अकाउंट जो है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले 16 पढ़ा होगा, आपको काफी हद तक इस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मैक्सिमम चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसमें IAS 40 की एडजस्टमेंट भी मैंने बता दी है। आपके पास एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू गिवन होगी, जो सरप्लस आएगा वो रिकॉर्ड करोगे, जो एडिशंस होगी कैश बेस्ड एडिशन, नॉन कैश बेस्ड एडिशन, वो रिकॉर्ड करोगे। उसके अलावा जो डिस्पोजल करोगे बुक वैल्यू पे अच्छा, इस बुक वैल्यू पे जो डेप्रिसिएशन होती है, इम्पेयरमेंट लॉस होता है या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होती है, सारे के सारी वो इसी अकाउंट में चार्ज हो रही होती है, वो सारी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये तो वो तमाम है जो आप IAS 16 में पढ़ के आ रहे होते हैं कि ओपनिंग बुक वैल्यू, सरप्लस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेनी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें वो आपको घुमाने के लिए इन्वॉल्व कर सकता है, एक वो कह देगा कि आपका एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी या वर्किंग प्रोसेस में था, वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया होता है, आपने एक अपना अलग अकाउंट बनाया होता है वर्किंग प्रोसेस का। वर्किंग प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपके एसेट्स जो है थे मैन्युफैक्चरिंग में थे, इसका आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है, इसका आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होता है। जो आप एक्सपेंसेस फॉर द ईयर करते हो वो आपके आते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट फिनिश हो जाता है वो यहाँ पे आता है। ये जो वर्किंग प्रोसेस से आपका एसेट फिनिश होता है ना, वो यहाँ पे मूव होता है। जितना आपका वर्किंग प्रोसेस से एसेट फिनिश हुआ वो आपका यहाँ पे मूव होता है। सर दिस मंथ ये जो मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ आपको अभी, ऑटम 14 से लेके ऑटम 21 तक, पास्ट पेपर्स में आपको ये एडजस्टमेंट्स नहीं मिल रही होती, पास्ट पेपर्स में आपको ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ी सी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, इस स्क्रीन का ना आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है बिकॉज ये स्क्रीन एडजस्ट नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है जब मैं इसे कंप्लीट करूंगा। ये है वर्क इन प्रोसेस की मूवमेंट। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट समटाइम्स वो आपसे मेंटेन करवा सकता है, वो बैलेंस शीट गिवन कर देगा आपको। उसने बैलेंस शीट गिवन की, उसने आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया,
आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, उसने आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। उसने अब वो क्या कहेगा जी आपके पास बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं, उसका सारा आपको गिवन किया होगा। वो कह देगा कि आपका इस साल जो मटेरियल लगा जी वो उसकी ये अमाउंट है, जो लेबर लगी वो ये है, और कोई ओवरहेड्स लगे वो ये, मतलब जो आपने इस साल एक्सपेंस किया, अमाउंट एक्सपेंडेड, इसके लिए वो अक्सर टर्म इस्तेमाल करता है अमाउंट एक्सपेंडेड, कि आपने कितनी रकम इस्तेमाल की है वर्किंग प्रोसेस में फॉर दैट ईयर। अमाउंट एक्सपेंडेड का मतलब है कि सर ये अमाउंट तुमने इस साल वर्क इन प्रोसेस में खर्च की है, दे के आए हो, लगाया है, वो आपको गिवन कर देगा। आपके पास ओपनिंग बैलेंस, आप इसको क्लोज करें, आप इसको क्लोज करें, यहाँ पे आ जाएगा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होंगे या फिनिश जो वर्किंग प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये हमारी मुकम्मल हो गई है, ये मुकम्मल होके हमारा एसेट तैयार हो गया, ये मुकम्मल होके हमारा एसेट जो है वो तैयार हो गया है। अब ये जो एसेट हमारा तैयार हो गया, अब ये हमारा जो एसेट तैयार हो गया है, हम क्या कर रहे थे, हम इसको वर्क इन प्रोसेस में जो रखा हुआ था उसको इस वर्क इन प्रोसेस से उठा के अब हमारी वो बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब हमारा जीता जागता एसेट रिकॉर्ड हो गया। अब जीता जाता एसेट रिकॉर्ड हो गया है, हमारे एसेट्स में इजाफा हो गया, हमारा इजाफा हो गया। मुझे खुद बताओ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये स्लाइड्स में सेव नहीं होगी। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पे जो वर्क इन प्रोसेस से मूवमेंट होके एसेट में इजाफा हुआ, ये वाला, इस इजाफे का कोई कैश से ताल्लुक है? इस इजाफे से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ? नहीं। वेरी गुड, ये है सर नॉन कैश। ये भी क्या है? नॉन कैश इंक्रीज है। सर दिस वन इज योर एमसीक्यूज आल्सो, ये आपका एमसीक्यूज भी है कि इस पूरे पीपीई के अकाउंट में जो वर्क इन प्रोसेस से फिनिश में गुड्स मूवमेंट की हैं, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी पास हुई होगी। मेरे जो एसेट्स हैं पीपीई वो मैंने डेबिट किया, और मेरा जो वर्क इन प्रोसेस जो है वो मेरा क्रेडिट हुआ है, इसकी एंट्री ये पास हुई है। लेकिन इस एंट्री में देखें तो इस एंट्री में कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपने कभी भी भूलना नहीं है, इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। एमसीक्यूज है, आ सकता है आपको, और ये आपको कभी भी किसी भी पास पेपर में एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। सो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड को प्रेजेंट करके बैठिएगा। और जब आप इन एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल की बुक वैल्यू आती है। अब जो आपको सेल मिलती है या जो आपको इनवॉइस रिसीव होती है, ये आपका कैश इनफ्लो हो जाता है। ये जो आपने एसेट्स वगैरह दिए होते हैं और उसका ट्रेडिंग अलाउंस, ये प्रॉफिट होता है और ये लॉस होता है। अब इस पूरे एसेट्स में, इस पूरे अकाउंट में, इस पूरी बात में जो चीज़ काबिल जिक्र है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो एक ये है, दिस वन इज योर आउटफ्लो, ये आपका आउटफ्लो रिकॉर्ड करेगी। उसके अलावा ये, सॉरी, ये इनफ्लो है आपका, ये आपका कैश का इनफ्लो है, और यहाँ पे आपका कैश का आउटफ्लो होगा। ये दो रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने रिकॉर्ड करनी है, ये दो रेलेवेंट चीज़ें हैं जो आपने रिकॉर्ड करनी है, जो पीपीसी होंगी। अदर मूवमेंट, अदर इंक्रीज डिक्रीज है, कैश की मूवमेंट नहीं है। और हमारा मेन मकसद है यहाँ पे कैश का इनफ्लो रिकॉर्ड करना या हमारा कैश का आउटफ्लो रिकॉर्ड करना, वो हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप में काफ़ी बच्चे डिस्पोजल के अकाउंट में फंसेंगे, थोड़ा वेट कर लें, IAS 16 में जाएंगे तो वहां पर डिस्पोजल का अकाउंट बताऊंगा कि डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रेड अलाउंस कैसे आता है, कैसे नहीं आता, उसके बाद हम वहां पे करेंगे IAS 16 में। अभी इसको जरा हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो एक ये इनफ्लो, एक ये आउटफ्लो, ये हमने देखना है। आपके पास एक स्टैंडर्ड है जो इंशाल्लाह हम आफ्टर 2 और 3 डेज पढ़ रहे होंगे, दैट इज IAS 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होता है, क्लासेस पढ़ के आए होते हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हो। आप एक कन्वर्जन करते हो, आप एक मूवमेंट रिकॉर्ड करते हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दो, कोई कैश का इनफ्लो, कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है। अगर आप कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दो तो उसमें भी कोई कैश का इनफ्लो या कोई कैश का आउटफ्लो नहीं है।
IAS 40 में जाके हमें मूवमेंट देखते हैं, 16 से 40 में मूव कर दो, 40 से 60 में मूव कर दो, इस मूवमेंट में कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता। ये भी चीज आपने याद रखनी है। तो इस वक्त मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड जो है वो पैरेलल बता दी है। तो ये सबसे मुश्किल अकाउंट है जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से माना जाता है, और सबसे मुश्किल अकाउंट एक्चुअल में यही होता है, बिकॉज ये बुक वैल्यू बन रहा होता है, इसमें डिप्रिसिएशन हम सेपरेटली ट्रीट नहीं कर रहे होते, दैट्स व्हाई। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जो है उसका अकाउंट बना हुआ है। कैपिटल वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट जो होगा हमारा ये हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो हमने अमाउंट एक्सपेंस की, यहाँ पे जो हम पे करेंगे ये हमारा आउटफ्लो तो है, बट ये आउटफ्लो हम अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ये कोई नॉन आइटम है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बता दिया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बना के बैठे होते हैं उसमें एडिशनल डिलीशन कैसे होती है उसको हम देख रहे होते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है ना वो ये है हमारे पास, जितनी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर उनको क्रक्स करना है वो ये है हमारे पास। क्या अब आप देखो, गौर करना जरा, यही बातें की हैं। आप पीपी परचेज करते हो, एसेट्स परचेज करते हो, नेगेटिव जो है ब्रैकेट, दिस शोज योर आउटफ्लो, बाकी आपका इनफ्लो है। आप एसेट्स परचेज करोगे, पैसा दे के आओगे कि दुआएं दे के आओगे? दुआएं दे के एसेट तो नहीं आता ना, पैसे दे के एसेट आएगा। तो एसेट्स परचेज करोगे, कैश आउटफ्लो होगा, तो एसेट परचेज किया, आउटफ्लो। सेल किया, सेल प्रोसीड्स, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल की, पैसा आया, इनफ्लो। वर्क इन प्रोसेस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हो दैट इज योर आउटफ्लो, ये वाला। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, बैंक में जाकर खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज, आउटफ्लो। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज्ड, इनफ्लो। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, यहाँ पे बात होती है नॉर्मली रिलेटेड टू एसेट्स, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेटेड मिल रही है उसकी बात हो रही है, इनफ्लो। गवर्नमेंट ग्रांट वैलिड हुई, रीपेमेंट, आउटफ्लो। यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हमारे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाता है। मोस्टली 90% ज्यादा केसेस में ये आपका नेगेटिव बैलेंस होता है, ये आपका आउटफ्लो होगा। एग्जाम में मोस्टली वो क्या करता है, आपको आउटफ्लो ही गिवन कर रहा होता है, उसने एसेट्स वगैरह परचेज किए होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट एरिया क्या है जो पूछता है। उसने ये पूछना है आपसे, हर हालत में पूछना है, उसने आपसे ये पूछना है हर हालत में। ये जो 2 एरिया हैं इनका ताल्लुक IAS 40 के साथ है, देयर आर चांसेस पूछ सकता है। उसके अलावा ये वाला जो है इसको भी वो पूछ सकता है, बिकॉज अभी तक पास्ट पेपर में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके अलावा मोस्टली चीजें नहीं है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है, गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पूछ सकता है। बट ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये 2 एरिया तो आपको हर एक अटेम्प्ट में कंफर्म मिलने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर चल रहे होते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं और इस तरह से हम उनको लेके कैरी करते हैं। तो दिस इज आवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पैसा आया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 2 थे 2 वेन्यूज थे। कैश आया, उस कैश को इन्वेस्ट कर दिया। आपने कैश को इन्वेस्ट किया अपने एसेट्स में या आप उसको लगा दिया ऑपरेशंस में। एसेट्स में लगाया, जो रेलेवेंट इनफ्लो या रेलेवेंट आउटफ्लो था वो मैंने बता दिया क्या है और उसमें क्या कुछ है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं जी। अब देखिए, मैं इसी की बात करता हूँ, कैश फ्लोज की। तो दोनों एक्टिविटीज को मैं रिलेट करता हूँ तीसरी एक्टिविटीज के साथ, फिर हम इस तीसरी एक्टिविटी की बात करते हैं। देखो, आपने नंबर 1 पे क्या किया, आपने सीए में आए थे, आपने कहा सीए में आपको बिजनेस आइडिया आ गया और आपने कहा सीए तो करता रहूंगा, कैश भी करूंगा, अब मैंने दुकान लगानी है। आपने जी समोसों की दुकान खोलने का फैसला किया। अब आप इस समोसे की दुकान खोलोगे तो आपका कैश फ्लो कैसा होगा? आप सबसे पहले जाओगे, आप उस समोसे की दुकान के लिए फाइनेंस इकट्ठा करोगे।
अब वो फाइनेंसिंग होगी, आप दो तरह से करोगे, या तो आप उसमें जाके अपना कैपिटल लगाओगे उस दुकान को रन करने के लिए, या आप क्या करोगे, आप लोन लोगे। इन दोनों में से किसी ना एक जरिए से क्या करोगे, आप अपना फाइनेंस रेस करोगे और आपका क्या होगा, आपका कैश का जो है वो इनफ्लो हो रहा होगा, राइट। पैसा आ गया, अब पैसा ही पैसा हो गया, 40 दिन में पैसा डबल की स्कीम थी आपकी। आपने कहा मैंने समोसे की दुकान करनी है, पैसा आ गया, अब आप इस पैसे को क्या करेंगे, आप इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब उस इन्वेस्टमेंट आप मोस्टली कहाँ पे करोगे, आप अपने करोगे नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। आप जाओगे, आप उस दुकान के लिए फर्नीचर परचेज कर लोगे, सिलेंडर परचेज करेंगे, रेडी परचेज करेंगे, अब अपने एसेट्स बिल्ड करेंगे। और जिसमें थोड़ा बहुत पैसा होगा वो आप कहाँ पे लगाएंगे, वो आप अपने ऑपरेशंस पे लगाएंगे, अब अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे लगाएंगे। अब उन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि अब जो आपने बिजनेस करना है, आपने उसका कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो देखना है कि जो आप अपना डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं उसमें से कैश इनफ्लो कैसे होगा, उसमें से कैश आउटफ्लो कैसे होगा। अब आपने क्या करनी है, आपने इसकी बात करनी है। इट मीन्स कि अब हम जिस चीज को कंपेयर करने लगे हैं, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, या इन अदर वर्ड्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा कैश फ्लो कैसे इन है कैसे आउट हो रहा है, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है उसके बराबर कभी भी मेरे पास कैश नहीं होता, कभी भी मेरे पास उतना कैश नहीं होता जितना मेरे पास प्रॉफिट होता है। अगर लेट्स सपोज आपके बिजनेस का या आपका प्रॉफिट 10,000 रुपया आया, अगर आपने एक महीने का या एक साल का प्रॉफिट 10,000 कमाया, डज इट मीन कि आपके बिजनेस में 10,000 रुपया कैश भी मौजूद होगा? ऐसे है? इज इट लाइक दैट? क्या प्रॉफिट और कैश इक्वल हो सकते हैं कभी भी? द आंसर इज नो, ये नहीं होंगे। देयर मस्ट बी वेरियस रीजंस कि वो नहीं हो सकते। आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप अक्रूवल्स में मूव कर रहे होते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। हमने क्या देखना है, हमने प्रॉफिट के साथ साथ देखना है कि यार ये क्या है और क्यों नहीं है। पहला, एक जो चीज है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आपको 4 नंबर का कि कैश वर्सेस प्रॉफिट ये बराबर नहीं होते। रीजन क्या है? एनी 4 रीजंस बताओ जी। पेपर में आ गया सवाल आपको थ्योरेटिकल कि व्हाट आर द राइट एनी 4 रीजंस। लिख सकते हो कि क्या रीजंस हो सकती हैं क्यों बराबर नहीं होते। लाइक आप कह सकते हो आपके आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो आप नॉन कैश एक्सपेंसेस कर देते हो, लाइक आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, आप क्रेडिट पे सेल्स कर रहे होते हो, उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फॉर द ईयर पे नहीं होते, आप अक्रूवल पे मूव कर रहे होते हो, आप अपने एसेट्स के लॉसेस रिकॉर्ड कर रहे होते हो, तो आप वो 4-5 रीजंस लिख सकते हैं। एक आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये इस चीज के लिए आपने जरा रेडी रहना है। 4 नंबर का ये 4 रीजंस आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, एक है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इंडस्ट्री में वैलिड जो है वो यही है, बट हमारे से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जामिनर पूछ रहा भी होता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक का है, दोनों में मेन फर्क ये आता है। मैं पहले आपको लेके चलता हूँ इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। हमने एक्चुअल में क्या देखना है, हमने एक्चुअल में हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हुआ है, मेरे पास रेवेन्यू गिवन है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, मेरे पास आ जाएगा जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की है, मेरे पास प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस आ गए, एक्सपेंसेस पे किए होंगे, अदर इनकम होगी, मेरे पास नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स आ जाएगा, मैं टैक्स एक्सपेंस पे करता हूँ, मेरे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये मेरी एक बेसिक सी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करें, क्या यहाँ पे जब हमें कैश रिसीव होता है हम उस वक्त सेल रिकॉर्ड करते हैं? द आंसर इज नो। ये जो सेल है बच्चों, ये सेल हम कैश पे भी कर रहे होते हैं, ये हम सेल क्रेडिट पे भी कर रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, आपने परचेजेस की हैं,
क्या सारी परचेजेस कैश पे करोगे? आंसर इज नो। आप कुछ परचेजेस कैश पे करोगे, कुछ क्या कर रहे होगे, उधार कर रहे होगे। आप एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पे करते हो, आपका बिल आया था 12 महीने का, आपने पे किया 8 महीने का, लेकिन एक्सपेंस तो 12 महीने का रिकॉर्ड करके बैठे होगे। आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी चार्ज की होगी। अदर एक्सपेंसेस में आपकी आग लगी, आपने लॉस रिकॉर्ड किया होगा। आपकी IS2 स्टैंडर्ड अप्लाई किया, NRV लॉस आया, आपने वो रिकॉर्ड किया होगा। एसेट्स डिस्पोज किए, वो रिकॉर्ड किया होगा। अदर इनकम में आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, आपको फेयर वैल्यू गेन आया, आपने वो रिकॉर्ड किया होगा। एसेट्स इंपेयर हो गए, लॉस रिकॉर्ड किया होगा। अब इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चल रहे हैं? दो चीजें चल रही हैं। क्या? एक तो आपके पास नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, और दूसरा एक्रूवल्स की वजह से भी आपके एक्सपेंडिचर्स में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो एक्चुअल कैश पेड के साथ, तो क्या होगा? आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। मतलब ये जो यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर आ रही है, ये प्रॉफिट की फिगर कभी भी कैश से मैच नहीं कर रही होगी। हमने इनकी एडजस्टमेंट करनी है, ये नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स की, ये एक्रूवल के एक्सपेंडिचर्स जो है, हमने क्या करनी है? हमने इनकी एडजस्टमेंट करना सीखनी है, ताकि हमें पता चले हमारे पास क्या है और किस तरह से है। सबसे पहले आसान सा मेथड है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मेट है। यहां तक मैं जरा आपको समझाता हूँ, बिकॉज इनडायरेक्ट मेथड में अगली बातें भी मैं कर दूंगा आपके साथ। डायरेक्ट मेथड में आपने ये 4 अकाउंट बनाने हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा हमेशा, आपको डिटेल्स गिवन होंगी। ये वाला मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये 3 अकाउंट तो एटलीस्ट कंपलसरी आपके बनेंगे डायरेक्ट मेथड में। इनमें क्या देखना है? इसमें आपने देखना है कि आपको कस्टमर से कैश में कितनी रिसीव होगा, कैश वो कितनी आपने सप्लायर को पेमेंट की वो, और कितना आपने कैश एक्सपेंस पे किया वो। ये जो है 3 आपने क्या करने होते हैं? एग्जैक्ट अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं। इनकी जरा मैं आपके साथ जरा बात करता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं कस्टमर्स का अकाउंट, जिसे हम कहेंगे रिसीट फ्रॉम कस्टमर का। डेटर्स का अकाउंट है ये एक्चुअल में, आपके डेटर्स का अकाउंट। आपके पास ओपन डेटर गिवन होंगे कितने हैं, आपके पास क्लोजिंग डेटर भी गिवन होंगे कितने होते हैं। कोशिश करना कि डेटर का अकाउंट जो है वो आप ग्रॉस अप बनाना, मतलब प्रोविजन को ऐड बैक करके बैठिएगा, ग्रॉस अप इसको बना के बैठिएगा। आपने यहाँ पे जो सेल्स की होंगी, नॉर्मली आपको इस सवाल में वो कैश और क्रेडिट सेल्स में कंफ्यूज नहीं करेगा, वो सेल्स गिवन करेगा, सेल्स रिकॉर्ड कर लेना। जो बैड डेट्स आपके राइट ऑफ की हैं वो रिकॉर्ड करना। जितने आपको एक्चुअल में डेटर से अमाउंट रिसीव हुई होगी, इसकी आपने एंट्री क्या पास की होगी, आपने डेबिट किया होगा अपने बैंक को, और डेटर्स को आपने किया होगा क्रेडिट। ये अमाउंट पकड़नी है, निकालनी है, और आपने यहाँ पे लिख देनी है दिस इज योर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। आसान है। इंपॉर्टेंट जो अकाउंट है वो ये 2 अकाउंट हैं, और ये आपने क्या करने हैं? पैरेलल अकाउंट ड्रॉ करने हैं हमेशा। ये दोनों अकाउंट आपने जब भी, आई थिंक हाँ, जब भी आपने बनाने हैं, ये दोनों अकाउंट पैरेलल ड्रॉ करने हैं। एक होगा पेमेंट टू सप्लायर का अकाउंट, और दूसरा होगा इन्वेंट्री का अकाउंट। अब नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली वो आपको इन्वेंट्री भी गिवन करेगा, और वो आपको इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन कर रहा होगा। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी आपको गिवन होगा क्या है, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी क्या है, और उसने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन कर भी सकता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स वो गिवन नहीं भी करेगा। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल अगर वो गिवन नहीं करेगा, तो वो आपको रेलेवेंट मार्कअप या रेलेवेंट मार्जिन रेशो बताएगा। वो आपको बता देगा कि सेल्स आपने की है मार्कअप के ऊपर, वो कह देगा सेल्स आपने की है मार्जिन के ऊपर, वो दोनों बता देगा। इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, मार्कअप मार्जिन को। आप इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स खुद निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें ना मार्कअप की, मार्कअप का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट है वो बेस कर रहा है कॉस्ट के ऊपर। जब भी मार्कअप का वर्ड हो ना, आपने ये 3 टर्म लिखनी है, सी, पी एंड एस। ये लिखने के बाद सी को आप 100 ले लेना,
जो उसने परसेंटेज गिवन हुई, उसने 20% मार्कअप गिवन किया या 20% ऑफ कॉस्ट गिवन किया, वो यहाँ पे ले लेना, आपके पास आ जाएगी सेल इतनी शो हो रही है। इसका मतलब उसने कभी भी आपको लेट्स सपोज गिवन किया कि 10,000 रुपया आपने सेल्स की थी और आपकी मार्कअप रेशो जो है वो 20% है, तो आप इस सेल्स में से क्या कर सकते हो, कॉस्ट निकाल सकते हो। कैसे? आप देखो, ये उसने कहा जी मार्कअप रेशो है आपकी 20% और ये उसने आपको सेल्स की फिगर गिवन की। आपको पता है अगर 20% मार्कअप हो, इसका मतलब कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20%, सेल्स जो होगी वो 120 को शो कर रही होगी। तो आप इसको 120 पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। आप इस तरह से कॉस्ट ऑफ सेल्स वो आपसे निकलवा सकते हैं। दूसरा वो क्या करेगा, दूसरा वो आपको मार्जिन गिवन करेगा। मार्जिन का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो बेस करेगी आपकी सेल के ऊपर। मार्जिन का कहीं वर्ड गिवन हो, ये सबसे टेक्निकल, सबसे जालिम एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सेल जो है वो आपकी 100 पे होगी हमेशा। अगर उसने कहा जी आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% है, प्रॉफिट मार्जिन 10% है, प्रॉफिट मार्जिन 15% है, या प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल, इस तरह कोई भी टर्म गिवन करेगा, तो क्या करेंगे, आप सेल को यहाँ पे 100 रखेंगे, इसको यहाँ पे 20 रखेंगे, कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अगर ये सीन हो तो इसका मतलब है ये 10,000 जो इसने आपको गिवन किया ये 100 है, आप इसको 100 पे डिवाइड करो, 80 से मल्टीप्लाई करो, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन हो जाएगी। एग्जामिनर जो है कैश फ्लो में एक ये भी पंगा ले सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इससे पहले आपके सिलेबस में जो है था एक टॉपिक होता था जिसका नाम था सिंगल एंट्री। उस सिंगल एंट्री में ये मार्कअप और मार्जिन का कंसेप्ट होता था कि हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह से डिटरमिन करनी होती है। तो माइट भी अब वो दोबारा क्या करे, उसको अंदाजा है कि ये मार्कअप मार्जिन बच्चा पढ़ के आता है, ये मार्कअप मार्जिन बच्चा क्यूएम में पढ़ के आ रहा होता है, उसको मार्कअप मार्जिन निकालना आता है। तो उसने आपको सेल्स गिवन की, आपको सेल्स पता है, आप सेल्स के ऊपर रेलेवेंट परसेंटेज निकाल कर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं। तो ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन, जो परचेजेस होंगी जो फॉर द ईयर होगी आपके पास आ जाएंगी। इसको पकड़ो परचेजेस को, आपके पास क्या होगा, सप्लायर का अकाउंट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी आई थिंक, एक यहाँ पे ये नहीं आएगा, एक यहाँ पे ये नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कैटन आएगा। ये ओपनिंग सप्लायर, ये क्लोजिंग सप्लायर, ये जो परचेजेस की वो ये आ गई, और यहाँ पे जो आपने कैश पे किया होगा वो ये आ जाएगा। तो दिस कैश इज योर एक्चुअल आउटफ्लो, और हमने यही डिटरमिन करना होता है। तो यहाँ पे जो हम निकालते हैं पेमेंट टू सप्लायर के मैंने कितनी पेमेंट की है, वो हम इस तरह से निकाल रहे होते हैं। चांसेस आर देयर कि ये अटेम्प्ट सिंपल होगी, एग्जामिनर इतना टेस्ट नहीं करेगा, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा, बट अगर एग्जामिनर कंफ्यूज कर दे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट या इन्वेंट्री का अकाउंट लाजमी बनाओगे, उसमें से परचेजेस निकाल के यहाँ रख के आपने जो कैश पेड होगा वो निकाल देंगे। तो एक ये सवाल, दूसरा ये, तीसरा सैलरीज के बारे में भी हमें गिवन करते हैं। आप सैलरीज का भी अकाउंट बना सकते हैं इस तरह से। जो सैलरीज आपकी एरियर्स होंगी ओपनिंग पेएबल आप वो यहाँ लिखेंगे, जो सैलरीज क्लोजिंग पेएबल होंगी वो आप यहाँ पे लिख लेना। जो सैलरीज उसने एडवांस में पे करनी है या एडवांस में पे की हुई हैं वो आप यहाँ लिख लोगे, जो क्लोजिंग एडवांस होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। वो आपको गिवन कर देगा कि सैलरीज एंड वेजेस फॉर द ईयर इतनी है, वो आपने वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। जो आपने कैश पे किया होगा उसकी बैलेंस फिगर आ जाएगी, वो उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर देना, आपका कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सबसे वो ये है कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, आपको गिवन होगा कि आपके ओपनिंग एक्सपेंसेस ये थे, क्लोजिंग एक्सपेंसेस ये थे। जो ओपनिंग एडवांस पे किए हैं उनका ओपनिंग, उनका क्लोजिंग ये है। आपने जो टोटल एक्सपेंसेस होंगे उनको आपने ऐड करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने थे, एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे ऐड करने हैं। इसमें से इम्पेयरमेंट, लॉस, बैड डेट और डिप्रिसिएशन जो है वो आपने लेस करवा देनी है। आपके पास कैश बेस्ड एक्सपेंसेस आ जाएंगे, उन कैश बेस्ड एक्सपेंसेस को यहाँ पे रखो, जो आपने एक्चुअल पेमेंट की होगी वो आपको मिल जाएगी, आप उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपके जो एक्सपेंसेस पे किए होंगे वो भी आ जाएंगे। जो आपने एक्सपेंसेस पे किए होंगे, जो आपको पैसे रिसीव हुए, जो आपने पे किए, लेस करोगे, आपके पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो डायरेक्ट मेथड में जो चेंज है वो सिर्फ इसका आता है यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने का, कि हम ऑपरेशंस में से कैश किस तरह निकाल रहे होते हैं।
यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि जब आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले रहे हो ना इनके, ये आपने हमेशा कैश बेस्ड लेने हैं, ये आपने हमेशा कैश बेस्ड लेने हैं, मतलब इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह नहीं लेने, थोड़ा सा आपको एक्टिव होके बैठने की जरूरत होगी एग्जाम में। मेन जब आपसे चीज पूछता है ना, मेन दैट इज योर इनडायरेक्ट मेथड। सर इनडायरेक्ट मेथड जो है ये फेवरेट है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली है, इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं। अब देखो यहां तक जो है ना, ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां से लेके यहां तक का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें फर्क है। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हम यहां से स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, इस फिगर में से। अब इसमें हमने क्या करनी है, इसमें हमने तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है नॉन कैश आइटम्स की। अब यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, आपको पेपर में प्रॉफिट की अमाउंट ही गिवन नहीं की जाती, और जब प्रॉफिट में कभी पेपर में प्रॉफिट की अमाउंट गिवन ना की जाए तो बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको थोड़े बहुत अकाउंट बता देता हूँ, उसको जरा आपने देखना है। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो अमाउंट चाहिए वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, इसकी आपको अमाउंट चाहिए। आपको उसने क्या किया होगा, ये जो अमाउंट होगी ये आपको गिवन नहीं होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आपको क्या गिवन किया जाएगा, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट गिवन की जाएगी कि टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो ये बनता है। एग्जाम में उसने आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट गिवन करनी है, आपने सबसे पहले ये अमाउंट फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए होगा टैक्स एक्सपेंस, कि मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस टैक्स एक्सपेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक अकाउंट जो है वो आपको हर हालत में बनाना ही पड़ेगा, डेट इज टैक्स पेएबल का। टैक्स पेएबल का अकाउंट ऑलमोस्ट हर कैश फ्लो के सवाल में बनता ही बनता है, इट इज वन ऑफ द फ्यू अकाउंट कि वो हर सवाल में बनता ही बनता है। अब इसमें आपके पास ब्रॉड डाउन होगा कि मैंने इतना टैक्स, मेरा ओपनिंग पेएबल था, ये क्लोजिंग पेएबल भी उसने आपको गिवन किया होगा। और मोस्टली जो उसने टैक्स पे किया होता है, जो कैश पे करके आता है वो उसने गिवन किया होता है, आप इसको लिखते हैं। जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है उसकी बैलेंसिंग फिगर होती है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, आप क्लोज करते हैं, लिखते हैं। अब ये बैलेंसिंग फिगर उठाते हो आप, वो यहाँ पे आके इसको राइट डाउन कर लेते हो, आपके पास आ जाता है। एक तो ये है टैक्स एक्सपेंस निकालने का, टैक्स एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसमें ऐड करो, आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। ये तो था आराम से तरीका। लीथल एग्जामिनर कहाँ पे होगा, सर उसने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही गिवन नहीं किया, सवाल में प्रॉफिट ही नहीं गिवन किया, अब क्या करोगे, अब सवाल शुरू कहां से करोगे, यहाँ पे क्या होगा वो आपको कंफ्यूज करेगा। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर, और बैलेंस शीट में जाना है तो एक अकाउंट जो है वो आपके इस कैश फ्लो में कंपलसरी है, वो है रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट जो है वो तो कंपलसरी है, वो तो बनना ही बनना है आपके कैश फ्लो में। इसमें से जो होगा वो तो आप चाहे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जा रहे हो, चाहे आप यहाँ पे जा रहे हो, वो तो आपने बनाना ही बनाना है। अब आपको रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन किया जाता है, आपको रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन किया जाएगा, दो आपको बैलेंसेस गिवन किए जाएंगे, जस्ट द वे गिवन इन दिस क्वेश्चन कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, दोनों आपको गिवन किए गए हैं। अब इस सवाल में भी टेक्सला लिमिटेड के ऊपर ऑटम 20 का सवाल है, इसमें भी कोई हमें गिवन नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग हमें गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, गिवन है। फिर जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफर हुआ होगा, आपको पता है ना, हम सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में हर साल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, वो आपको बताई होगी, आपने वो लिख देनी है। जो बोनस शेयर्स गिवन किए होंगे, इशू किए होंगे, उसने वो भी बताया होगा। आपको पता है कि मैंने आपको बड़े वाज़ह तौर पे बताया था कि जब बोनस होते हैं, बोनस हमें इशू करना होता है, तो हम जो हमारा फोकस होता है वो शेयर प्रीमियम को होता है, हम शेयर प्रीमियम में से इशू करते हैं। अगर हमारे पास शेयर प्रीमियम मौजूद ना हो तब हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग से इशू करते हैं। अगर प्रीमियम भी है, रिटेन अर्निंग दोनों मौजूद हैं, फिर भी हम कहाँ से इशू करेंगे, हम प्रीमियम में से ही बोनस इशू कर रहे होते हैं, ये चीज़ है। अगर वो खुद कहे कि आपने बोनस रिटेन अर्निंग से दिया तो फिर आप यहाँ पे लेके चलते हैं। उसके अलावा जो आपने इस साल कैश डिविडेंड पे किया होता है, आप वो लेस करते हैं।
उसके अलावा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो आपने यहाँ पे क्लेम करना है। उसके अलावा अगर आपने कोई किसी रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफर की है रिटेन्ड अर्निंग से, वो आपने यहाँ ट्रांसफर की है। अब प्रॉफिट निकलवाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा, ये भी गिवन करेगा। आपने इनको वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है। आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट वुड बी योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जो होती है आपकी हमेशा फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आती है। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर में ये जो आप निकालेंगे, इसमें आपने ये वाला टैक्स एक्सपेंस ऐड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा कि टैक्स से पहले मेरा कितना प्रॉफिट था, और आप फिर इसमें क्या कर रहे होते हो, वर्किंग कर रहे होते हो। तो ये वो है जिसमें एग्जामिनर आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अगर प्रॉफिट ही गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट गिवन ना हो तो प्रॉफिट देख के घबराना नहीं है, शुरू कर दो, प्रॉफिट मिल जाएगा। और नॉर्मली प्रॉफिट वो रिटेन्ड अर्निंग से मिल रहा होता है। तो ये चीज जो है ये जरा आपने नोट डाउन करनी है। टैक्स पेएबल अकाउंट कंपलसरी है टैक्स एक्सपेंस के लिए, और रिटेन्ड अर्निंग में से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपने क्या करनी है, तमाम की तमाम एडजस्टमेंट्स करनी है। कैसे? अब आपने देखो वर्किंग वन की, मतलब वर्किंग वन से आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ली है। अब इसमें आपने तमाम इन एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी है। देखो डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, अमोर्टाइजेशन वगैरह होगी, ये है आपके एक्सपेंडिचर। क्या इनसे कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है? क्या ये हमारे कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर है? द आंसर इज नो। जब ये कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर नहीं है तो हमने यहाँ पे लेस किए हुए थे ना, तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अगर हम कोई एसेट डिस्पोज करते हैं उसके ऊपर लॉस होता है, हम ऐड बैक कर देंगे। उसके अलावा अगर हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू लॉस हो रहा है, आपने उसको भी क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है, आपने क्या करना है, उसको भी ऐड बैक कर देना है। जो बैड डेट्स वगैरह होंगे, जो आपने प्रोविजंस क्रिएट की होंगी, आप वो भी ऐड बैक कर देंगे। ये सारे क्या है, नॉन कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। इन शॉर्ट जितनी भी प्रोविजंस हैं वो हम सारे यहाँ पे ऐड बैक करके अपने एक्सपेंसेस को कैश बेस्ड पे लेके मूव करेंगे। कैश बेस्ड एक्सपेंडिचर्स हैं। इन शॉर्ट जितनी भी प्रोविजंस हैं वो हम सारे यहाँ पे ऐड बैक करके अपने एक्सपेंसेस को कैश बेस्ड पे लेके मूव करेंगे। उसके बाद जब हम लेस करवा रहे होते हैं, जो हमें गेन आया होता है डिस्पोजल पे, हम वो लेस करवाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो हमारा गेन होता है वो लेस करवाते हैं। ये वाले दो पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक शायद आप लोगों को माइंड में ना हो या पेपर में ना पूछा हो, पूछ सकता है। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, गवर्नमेंट ग्रांट, जब गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलती है, IAS 20 में बताऊंगा, और IAS 20 में जाकर दोबारा मैं आपको IAS 7 का कैश फ्लो का रेफरेंस दूंगा। जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, आप इसको रिकॉर्ड करते हैं डेफर्ड मेथड के ऊपर, मतलब आप इसको अपनी डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करते हैं जब आपको रिसीव होती है। और जैसे जैसे आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होते जाते हैं, आप उसको डेफर्ड इनकम से निकाल के अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाते जाते हैं। अब हर साल आप क्या कर रहे हैं, आपको जब गवर्नमेंट ग्रांट आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले या 3 साल पहले रिसीव हुई थी, वो आपने रिकॉर्ड की, आपने उसको अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। अब आप हर साल वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था उसको फुलफिल करते जा रहे हैं, और आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे हैं। सर गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम का पार्ट बना रहे हो, लेकिन इससे कोई इनफ्लो नहीं हो रहा होता, कभी भी इनफ्लो नहीं हो रहा होता। अगर इसमें से इनफ्लो नहीं हो रहा तो ये नॉन कैश बेस्ड इनकम है, इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। और डिविडेंड इनकम जो होती है उसको भी हम यहाँ पे लेस करवा देते हैं। ये सारा कुछ लेस करने के बाद मेरे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जब ये आ जाएगा, इसमें से फिर जो वर्किंग कैपिटल का चेंज होगा वो हम यहाँ पे लेस करेंगे। वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि हमारे पास जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें करंट लायबिलिटीज को लेस करें, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इस वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आएगा उसके बारे में हमने देखनी है। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पे मैं लायबिलिटीज लिख रहा हूँ, ये आपकी करंट लायबिलिटीज है, और ये जो है ये आपके करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स आपने बस याद रखना है एक चीज, कि जब आपने क्या करना है, आपने अपनी ओपनिंग करंट लायबिलिटी को कंपेयर करना है क्लोजिंग करंट लायबिलिटी के साथ। अगर ओपनिंग करंट लायबिलिटी को क्लोजिंग से कंपेयर किया और आपका जवाब ज्यादा आया, तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, वो ऐड करना है। अगर जवाब कम हुआ तो वो आपने लेस करना है। खुद सोचो, इसकी लॉजिक देखो। आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी थी 500 रुपया, आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी थी 500 रुपया, आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी होगी 400 रुपया।
इसका मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम कैसे होती है? जब आपने उस लायबिलिटी को पे किया हो। जब आप लायबिलिटी को पे करोगे, आपका कैश इनफ्लो हुआ होगा कि आउटफ्लो हुआ होगा, खुद सोचो जरा। जब आपकी लायबिलिटी ओपनिंग 500 थी, क्लोजिंग 400 हो गई है, इसका मतलब लायबिलिटी पे की है आपने। लायबिलिटी पे की है तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा या कैश इनफ्लो हुआ होगा? सोचो जरा। कैश आउटफ्लो हुआ होगा, इसलिए जितनी भी लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज होंगी, अगर वो कम हो रही हैं, तो इसका मतलब आप कैश आउटफ्लो था, आप उसको नेगेटिव रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल इसको ऐसे याद रख लेना कि इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऐड करना, डिक्रीज इन लायबिलिटीज लेस करनी है आपने। सिमिलरली जो करंट एसेट्स होंगे, जिसमें इन्वेंट्री, एडवांसेस, प्रीपेमेंट्स और डेटर आएंगे, डेटर आपने यहाँ पे रखने हैं, ग्रॉस डेटर लेके चलने हैं, प्रोविजंस अलग यहाँ पे ट्रीट कर लेना और डेटर जो है वो सेपरेट ट्रीट कर लेना। अभी इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज होगा, आप लेस करोगे, करंट एसेट्स में डिक्रीज होगा तो आप क्या करोगे? उसको ऐड करोगे। इसको भी समझाता हूँ। देखो, आपके पास थे ओपनिंग डेटर 1000 रुपए के, क्लोजिंग डेटर आपके हो गए हैं 800 रुपए के। डेटर आपके कम हो रहे हैं, क्यों हुए होंगे? बैड डेट के अलावा। बैड डेट का नाम नहीं लेना। बैड डेट के अलावा डेटर्स में कमी कैसे आ सकती है बताओ? अगर डेटर पे कर दें तो कमी आती है। अगर डेटर पे कर दें तो कमी आती है ना। तो इसका मतलब अगर डेटर्स के बैलेंस में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो हमें पे कर रहे हैं। अगर वो हमें पे कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज योर कैश इनफ्लो। इसलिए यहाँ पे क्या किया कि देखो, डेटर्स में कमी आ रही है, प्रीपेमेंट्स में कमी आ रही है, इन्वेंट्री में कमी आ रही है, इसको हम अपना इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। और अगर डेटर्स में इजाफा हो रहा है या जितने भी करंट एसेट्स में इजाफा हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम इनको अपनी एक्सपेंस आउट रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यहाँ पे आपने इस चीज को याद रखना है। इस सब को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा कि ये हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है। इसके बाद जो हमने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया होगा वो लेस करेंगे, जो एक्चुअल में डिविडेंड पे किया होगा वो लेस करेंगे, जो एक्चुअल में टैक्स पे किया होगा वो लेस करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा कि ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैश फ्लो है। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट आपने भूलनी नहीं है वर्किंग कैपिटल के हवाले से, कि वर्किंग कैपिटल में क्या कुछ इंक्लूड होगा और क्या कुछ एक्सक्लूड होगा। बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल में क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, ये लिस्ट आपने याद रखनी है इंक्लूड की। देखो, इसमें जो इन्वेंट्री है आपकी वो आएगी, इसको नोट डाउन करते जाओ, इन्वेंट्रीज में आएगी। इसमें जो आपके प्री पेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आएंगे, जो आपने एडवांसेस दिए होंगे वो आएंगे, जो आपके डेटर्स हैं वो इसमें आ रहे होंगे, और जो इसके अलावा आपके ये एसेट्स की बात होगी, उसके अलावा जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो भी वर्किंग कैपिटल में आ रहे होंगे, उसके अलावा जो एक्रूड एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी आपके आ रहे होंगे। ये तो सारे आएंगे, ये आएंगे वर्किंग कैपिटल में। मैं आपको एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर का बता रहा हूँ जो आपको पास पेपर में मिलेगा, कि वर्किंग कैपिटल में ये वाले एसेट्स आ रहे होते हैं और ये वाली नॉर्मली क्या होती हैं? लायबिलिटीज आ रही होती हैं। अगर वो आपसे एमसीक्यूज पूछ ले, उसने आपको मल्टीपल करंट एसेट्स गिवन की है, मल्टीपल उसने करंट लायबिलिटीज गिवन की, और उसने पूछा बताया जी कौन से जो हैं वो नहीं आएंगे, उसमें बताना है कि कैश जो है वो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। देखो, कैश को हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं करते, कैश की एडजस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होती है। तो वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट में यहाँ पे इस मूवमेंट में कैश बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये नहीं ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश लिख दो, हाँ गलत हो जाएगा, कैश नहीं आएगा। उसके अलावा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो नहीं आएगी, बिकॉज वो भी कैश कन्वर्टेबल है नॉर्मली हमारी। उसके अलावा जो बोरविंग्स हैं, जो लोन लिया होता है, जिसमें अगर मैं बात करूं आपसे रनिंग फाइनेंस की, या अगर मैं आपसे बात करूं ओवरड्राफ्ट की, वो भी इसमें नहीं आएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट पेएबल, ये लिख रहा हूं बड़े हैवी, इंटरेस्ट पेएबल एक्सक्लूडेड है, टैक्स पेएबल नहीं आएगा। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी नहीं आ रहा होगा।
सर ये जो है ना इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल, ये कभी भी वर्किंग कैपिटल में नहीं आता, बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट जो है वो हम सेपरेटली फेस पे शो कर रहे होते हैं, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना टैक्स पे किया। अब देखो, आप इंटरेस्ट पे करते हो, आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख सकते हो, आप डिविडेंड पे करते हो, आप इसको वहां पर लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट आई सजेस्ट यू कि आप इसको वहां ना लिखो, आप इसको ऑपरेटिंग में लिख दो, बिकॉज एक ही पैटर्न में करना आपके लिए बेहतर है। तो ये जो है ना, ये वो तमाम देखो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं, बट ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आ रहे। कैश नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बोरिंग्स नहीं आ रही, इंटरेस्ट पेबल नहीं आ रही, टैक्स पेबल नहीं आ रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आ रहा। ये वो तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर जरा आपने काफी ज्यादा फोकस करना है, इसको आपने अपने जहन में रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद डेटर्स रह गया हमारा। डेटर्स के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं, डेटर्स हम किस तरह लेके चलेंगे और किस तरह लेके नहीं चलेंगे। देखो डेटर्स जो है ना, डेटर्स या रिसीवेबल, ये अगर इंक्रीज होंगे और अगर डिक्रीज होंगे, जब डिक्रीज होता है डेटर का बैलेंस, ओपनिंग हम क्या कर रहे हैं, हम डेटर का ओपनिंग बैलेंस हम कंपेयर कर रहे हैं डेटर के क्लोजिंग बैलेंस से। अगर ओपनिंग क्लोजिंग में डिक्रीज आ जाता है तो हम इसको ऐड करते हैं, अगर इंक्रीज होता है तो हम इसको लेस करते हैं। ये तो हम इसको इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। लेकिन इस डेटर को ट्रीट करने के भी दो तरीके हैं। आप मल्टीपल पास पेपर देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे उसने डेटर कैसे ट्रीट किए होते हैं, कहीं पे उसने डेटर किसी तरह ट्रीट किए होते हैं। अक्सर आपको किसी न्यूमेरिकल में किसी सवाल में नजर आएगा कि डेटर में उसने किसी सवाल की एडजस्टमेंट में प्रोविजंस को ऐड किया हुआ है, किसी सवाल की एडजस्टमेंट में उसने प्रोविजंस को ऐड नहीं किया होगा। आपने अक्सर देखा होगा, ये देखा होगा। कोई पास पेपर देखा आप लोगों ने जिसमें आपको लगा हो कि कहीं पे वो ऐड बैक करता है प्रोविजन, कहीं पे ऐड बैक नहीं करता, सर वो ठीक करता है। डेटर्स को ट्रीट करने के दो तरीकेकार हैं, एक है ग्रॉस मेथड, एक है नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में क्या होता है, ग्रॉस मेथड में हम ग्रॉस डेटर लेते हैं, मतलब हमारे पास जो ओपनिंग डेटर होंगे हम उसमें प्रोविजंस जो क्रिएट की हैं वो ऐड करके ग्रॉस डेटर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ग्रॉस डेटर का अकाउंट बनाएंगे कि ये मेरे पास ग्रॉस डेटर थे, मतलब प्रोविजंस को हम ऐड बैक करेंगे और ऐड बैक करने के बाद हम उसका इन्फ्लक्स ले रहे होते हैं। अगर मैं ग्रॉस डेटर को लेके चल रहा हूं, अगर मैं ग्रॉस डेटर्स को लेके चल रहा हूं, उस वक्त डेटर्स की प्रोविजन जो होगी वो इररेलेवेंट हो जाएगी, बिकॉज प्रोविजंस जो है वो मैंने इसी अकाउंट में ट्रेड कर ली जब मैं ग्रॉस अप के तहत चल रहा था। और अगर नेट में लेके चल रहा हूं तो नेट मेथड में क्या होगा, मैं जो उनकी प्रोविजंस होगी उसका अलग अकाउंट बनाऊंगा और डेटर्स का मैं अलग अकाउंट बनाऊंगा। तो प्रोविजंस की जो मैंने क्रिएट की होंगी वो भी ऐड बैक करूंगा और इंक्रीज एंड डिक्रीज जो होगा वो भी मैं क्या करूंगा, इस तरह से लेके चल रहा हूँ। तो ये दो मेथड होते हैं। रिकमेंडेड जो है वो ये है कि आप इसको ग्रॉस मेथड से कर लें या आप नेट मेथड से कर लें, बट आई सजेस्ट यू कि इसको आप नेट मेथड से कीजिएगा। नेट मेथड में ना गलतियां कम होती हैं, बिकॉज एक तो उसने आपको प्रोविजन का बैलेंस भी दिया होता है कि ओपनिंग प्रोविजन ये थी, क्लोजिंग प्रोविजन ये थी, प्रोविजंस फॉर द ईयर ये थी, तो आप बैड डेट की वो प्रोविजन ऐड बैक कर दो और डेटर्स पहले ही नेट होते हैं और नेट डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज निकालना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होता है। तो आई सजेस्ट यू कि नेट मेथड से कर लो, काफी ज्यादा आसान लगता है। ग्रॉस अप करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, गलती करने के चांसेस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डेटर की बात होगी। तो यहाँ पे हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो समाप्त होती हैं, वो खत्म होती हैं। ये है हमारे पास पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट। मेरे पास एक सवाल है, मैंने सॉल्व करना है। अब ये सवाल टेक्सला लिमिटेड जो है इसमें प्रॉफिट है ही नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, अभी तक आप लोग जितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों की एक अप्रोच जो 99.9% स्टूडेंट्स की अप्रोच है वो क्या है, वो सवाल पकड़ेंगे और सवाल को शुरू करते हैं हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। हमेशा आप लोगों ने ये जो सवाल है वो यहां से शुरू करना होता है। ऐसे ही है, ऐसे शुरू करोगे ना, यहां से शुरू कर रहे हो सवाल। व्हाट इफ प्रॉफिट गिवन नहीं है या व्हाट इफ लॉस गिवन है, क्या करोगे? हंस दोगे, सोचोगे, टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों?
नहीं करना। सवाल पढ़ो जो लास्ट लेक्चर ने बताया था। सबसे पहले पकड़ो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जगह नहीं थी वरना मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो कितना है फॉर द ईयर, ये लिखो। ये लिखने के 3 लाइनें लिखने के आप 2 नंबर आराम से सिक्योर करके बैठ जाओगे। उसके बाद पूरे सवाल में जो सबसे आसान एक्टिविटीज होंगी ना वो है फाइनेंसिंग। देखो आप देखिए, ये आपका आई कैप का एग्जाम पेपर है, ये आपकी लेफ्ट शीट है, ये आपकी राइट शीट है। आपने शुरू यहाँ से करना था, आपने कहा ठीक है शुरू में यहाँ से कर रहा हूँ। आप लेफ्ट पेज पे गए, आपने बॉटम पे फौरन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा, आपने कहा ये मेरा इंक्रीज एंड डिक्रीज है। सवाल शुरू करो। सबसे आसान जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बिकॉज इसमें शेयर इशू है या लोन की रिपेमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जल्दी से लिखो, कैलकुलेट करो, 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करो। अगर 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो गए हैं और 2 मार्क्स सिक्योर यहाँ पे हो गए हैं, तो आप मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर 5 नंबर सिक्योर करके पेपर में बैठ जाओगे। सवाल पूरा पढ़ा भी नहीं है, लग गया पता। अब वो लग गया ना पता, तो अब आपने एक काम करना है, वर्किंग का रेफरेंस दो, पीपी का अकाउंट बना लो, पीपी का अकाउंट बना ले, वर्किंग का रेफरेंस दें, दैट्स इट। अब देखना है पीपी का अकाउंट कॉस्ट मॉडल पे है या बुक वैल्यू मॉडल पे है, उसके मुताबिक आप देखें, आप पीपी का अकाउंट बनाएं और आप कहानी स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप पीपी का अकाउंट बनाएंगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो आपको परचेज सेल गिवन हो जाएगी, क्या है क्या नहीं है, आप उसको वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो काफी कुछ आपको मिल जाएगा। माइट भी आप डिप्रिसिएशन में फंसे हो, आप वो एडजस्टमेंट छोड़ें, फिर आप आ जाए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो चीज मिल रही है, जो चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मिल रही है लिखते जाओ, फॉर्मेट माइंड में है लिखते जाओ। लाइक आपने कहा डिप्रिसिएशन है, एड बैक कोई नहीं, लिख दो। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लिख दो। बैड डेट है, लिख दो। डिस्पोज पे लॉस हुआ, लिख दो। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम नजर आ रही है आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लिख दो। गेन हुआ डिस्पोजल पे, लिख दो। उसने आपको बैलेंस शीट, उसने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन किया था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन था, लिख लो। आपने कहा ठीक है लिख लिया, मैंने प्रॉफिट को हाथ ही नहीं लगाया, सवाल में प्रॉफिट है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है, मेरे की मैंने लिख ली वैल्यू। मैं वर्किंग कैपिटल पे आया, वर्किंग कैपिटल सबसे आसान है, इंक्रीज डिक्रीज निकाला, वैल्यूज पेस्ट करता गया। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड, ये भी आसान है, तुम ये भी लिख सकते हो। अब पूरे कैश फ्लो के सवाल, आप जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चन पकड़ लेना, जितने भी, उसमें जो प्रॉब्लमेटिक एरिया जिसमें एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जहां पे आपने फंसना है, जो वर्किंग आपकी फंसने वाली होगी। एक तो उसने आपको कुछ सवालों में यही गिवन नहीं करना, यहाँ पे फंसाएगा आपको। दूसरा उसने आपको यहाँ पे फंसाना है, 2 चीजें। तीसरा ये जो है यहाँ फंसे होंगे, दैट्स इट। पूरे सवाल में, पूरे पीपी के सवाल में 1, 2 और 3, ये है 3 मुश्किल एडजस्टमेंट। इसके अलावा 70% कैश फ्लो का सवाल कॉपी पेस्ट होता है। रेलेवेंट डाटा, रेलेवेंट जगह प्लेसमेंट, मार्क सिक्योर। अगर 17 नंबर का सवाल है और 17 नंबर के सवाल का आप 60 से 70% पहले 10 मिनट में कर लेते हो और एक्यूरेट कर लेते हो, फिर तुम्हारे पास ही मार्क्स आ जाने हैं, पेपर पास कर दोगे। आप लोगों ने टाइम यहाँ वेस्ट करना है, जब आप टाइम यहाँ पे वेस्ट करोगे अपने मार्क्स लूज कर दोगे। जैसे इस सवाल की बात करता हूँ मैं, अब ये सवाल है आपका, अब ये सवाल 17 नंबर का है, दिखने में सवाल जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन जहां शुरू करेंगे जी कैश एंड कैश से शुरू किया, तब क्या पता। अब देखो यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो बनाना है आपने, वो बनाना होगा एसेट्स का, तो इक्विपमेंट परचेज है, रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट है, ये जाएगी रिटेन अर्निंग में, इफेक्ट उसका पढ़ो। तो इसको आप इस तरह से पैटर्न से करते जाएं, आपका हो जाएगा। अब इसको करने का सबसे आइडियल तरीका ये है कि सवाल को आपने 3 दफा पढ़ना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपने क्वेश्चन को पढ़ना है बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। 3 दफा पढ़ो, आप जब सवाल पढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ है, कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे नहीं है। अब देखो ये एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ पीपी कॉस्टिंग दिस वर सोल्ड फॉर दिस आउट ऑफ विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी देखो कि लाइन पढ़ी मैंने, मुझे ये पता लग गया
ये डिस्पोजल है, और डिस्पोजल है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मेरी जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब मैंने कितने का बेचा था, 8 मिलियन का, 8 मिलियन का मैंने प्लांट बेचा, मुझे अभी तक 3 मिलियन मिलने वाले हैं, मुझे कितने रिसीव हुए, 5 मिलियन, ये मैंने इनफ्लो रिकॉर्ड कर लिया। और जो इसका लॉस होगा वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया होगा, वो लॉस ऑन डिस्पोजल में क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, उसको भी हम ले लेंगे। तो देखो 36 मिलियन का एसेट जो है था वो मैंने 8 मिलियन का बेच दिया, तो लॉस आया होगा, वो मैं क्या करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। तो मोस्टली आप एडजस्टमेंट्स को इस तरह से लेके चल रहे होते हो। अब अगर मैं इस सवाल को प्रॉफिट से शुरू करना चाहूँ, इस पूरे सवाल में प्रॉफिट है ही नहीं, पूरे सवाल में प्रॉफिट नहीं है, तो नहीं कर सकूंगा। तो बेहतर है जो चीजें मिल रही हैं रेलेवेंट फाइंड आउट करो, प्रॉफिट निकाल, एंड पे प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड पे निकाल दो, कुछ नहीं होता। लेकिन आपने इस तरीके से लेके चलना है। ये सवाल जो है ये आपका मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन है टैक्सिला लिमिटेड की, ये आपने हर हालत में करना है इस क्लास के बाद बिफोर टेस्ट। तो इस तरह से क्या करना है, आपने इसको लेकर चलना है। अगर उसने लॉस भी गिवन किया हो ना, अगर उसने लॉस भी गिवन की है तो सर कोई मसला नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव अमाउंट है, बाकी तमाम एडजस्टमेंट जो है वो सारी सेम चलनी है। लॉस का मतलब है ये अमाउंट नेगेटिव है, बाकी तमाम तरीके जो है वो आपके यही है। और एग्जामिनर जो है वो हमेशा आपको गिवन करेगा कि आपने सवाल डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। अगर उसने आपको कुछ भी गिवन नहीं किया तो आपने सवाल इनडायरेक्ट मेथड से करना है। डायरेक्ट मेथड में आपने हमेशा एग्जामिनर बताएगा कि ये सवाल डायरेक्ट मेथड से होने वाला है या ये सवाल इनडायरेक्ट मेथड से होने वाला है। अगर वो साइलेंट है, अगर एग्जामिनर साइलेंट है, देन वो क्या करना है, देन आपने इनडायरेक्ट मेथड से करना है, बट हमेशा ही राइट कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है और कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट नहीं करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैश फ्लो।